सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। सर अब तो कुछ जादू कर दीजिए कि एक मंथ के अंदर और जी के की रिवीजन हो जाए और एलपी में धुआं धुआं कर सकें। हाँ जी, आप लोगों की डेट्स आ चुकी हैं और इसके रिगार्डिंग में मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट सेशंस रखे जाएं, बड़े बड़े सेशंस रखे जाएं, जिससे कि हमारा जो लार्ज चंक ऑफ पोर्शन ऑफ जो रेलवे का जीके का पोर्शन है वो ख़त्म हो सके। प्रॉपर आ रही है? ओके ओके। कल झारखंड वाले को भूल गए सर आप, मतलब। चलिए तो स्टार्ट करें, फिर स्टार्ट करें। लेक्चर नंबर 9 आज हम लोग का रहने वाला है और काफ़ी मतलब कल ब्रेक हो गया था, बिकॉज आपको पता है क्यों ब्रेक हो गया था। स्टार्ट करते हैं। व्हाट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एसिड अंडर द नॉर्मल कंडीशंस, यानी कि सामान्य परिस्थितियों में पेट की अंदरूनी परत को अम्ल से कौन बचाता है। तो ये हम पढ़ चुके हैं पूरा डाइजेशन में। डाइजेशन हमें पता है कि कहाँ से स्टार्ट होता है। ये स्टार्ट होता है हमारा मुंह से, जिसको हम बोलते हैं बकल कैविटी। तो बकल कैविटी से स्टार्ट होता है और वहाँ पे कौन सा एंजाइम निकलता है? वहाँ पे एंजाइम निकलता है आपका सलाइवरी एमाइलेज। ये सलाइवरी एमाइलेज का काम क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल में ब्रेक करना। इसके बाद ये ईसोफेगस यानी फूड पाइप के थ्रू जो खाना है वो सीधे जाता है, पहुंचता है हमारे स्टमक में, यानी कि हमारे पेट में, और यहीं पे रिलीज़ होता है गैस्ट्रिक जूस। और उस गैस्ट्रिक जूस का जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है HCl, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हाईली एसिडिक नेचर का होता है। हाईली एसिडिक कितना होता है ये कि जो नींबू का रस होता है, दैट इज़ जो लेमन जूस होता है, उससे भी ज़्यादा एसिडिक होता है। ये लेमन जूस का जो pH वैल्यू होता है वो 2 होता है। इसका अगर बात करें तो 1.6 होता है। क्यों होता है? उसके भी रीज़न्स हैं। रीज़न ये है कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो इतने एसिडिक सोल्यूशन में मर जाएंगे, पहला। दूसरा काम इसका ये रहता है कि मीडियम को एसिडिक बनाना। मीडियम को एसिडिक इसलिए बनाना सो दैट कि जो पेप्सिन है वो फंक्शन कर सके प्रॉपरली। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करना। अब इतना हाईली एसिडिक है तो हमारा जो नरम लाइनिंग है, इनर लाइनिंग है स्टमक की, इतनी डेलिकेट, इतनी सॉफ्ट है, तो उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा? उसको म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करती है, दैट इज़ जो श्लेष्मा झिल्ली होती है वो प्रोटेक्ट करती है इसको। इसके बाद ये जो खाना होता है स्फिंक्टर मसल्स के थ्रू। किन मसल्स के थ्रू? स्फिंक्टर मसल्स के थ्रू। कहाँ पे पहुँचता है ये पूरा आपको एनालाइज करना है, विजुअलाइज करना है सारी चीज़ों को हम लोगों ने जो पूरा डायग्राम के थ्रू पढ़ा था। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में पहुँचता है। छोटी आंत की खासियत क्या है कि जितना भी ये साइट ऑफ मेजर डाइजेशन है, जितना भी हमारा मेजर डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत के अंदर ही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर लेंथ की अगर बात करें तो 7 से 8 मीटर की इसकी टोटल लेंथ होती है, टोटल लंबाई होती है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत की। और इसमें जैसे कि हमने बताया इट इज़ अ साइट ऑफ मेजर डाइजेशन, तो इसमें विली करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर फूड एब्जॉर्प्शन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर बाइल जूस फेंक के मारता है और पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस फेंक के मारते हैं। बाइल जूस का काम होता है इमल्सिफिकेशन करना फैट का, प्लस मीडियम को बेसिक बनाना, सो दैट पैनक्रियाटिक जूस का जो एंजाइम है जिसका नाम लाइपेज है, लाइपेज का काम होता है फैट को फैटी एसिड में ब्रेक करना, और जो ट्रिप्सिन है वो अपना काम कर सके, बिकॉज वो बेसिक मीडियम में फंक्शन कर सकता है। पेप्सिन सिर्फ एसिडिक मीडियम में फंक्शन कर सकता है जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ रहा है, और उसी तरह जो ट्रिप्सिन है वो भी प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ रहा है, लेकिन वो सिर्फ बेसिक मीडियम में काम कर सकता है। दोनों में डिफरेंस ये होता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट आंसर यार। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट। इनमें से कौन पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? अभी ये भी मैं आपको डिटेल में करवा चुका हूँ कि कैपिटल रिसीट क्या होती है, रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, सारी चीज़ें। और इसके बाद तो हमने खाना लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचाया ही नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो खाना है वही सारी चीज़ें आपको विजुअलाइज करनी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है। उसका एक पार्ट होता है कोलॉन।
कोलॉन लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत का जो पार्ट होता है ये वाटर एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, प्लस आता है रेक्टम और देन आता है एनस, ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाता है, जो एलिमेंट्री कैनाल आहार नली का हिस्सा है। एलिमेंट्री कैनाल वो होता है जहाँ जहाँ खाना जाता है, मुंह में, देन ईसोफेगस में, पेट यानी स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में, देन उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में, देन रेक्टम और एनस। लिवर और पैनक्रियाज एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट नहीं होते हैं। और आपको पैनक्रियाज से ये चीज़ याद करनी है कि पैनक्रियाज में 2 हार्मोन पढ़े थे हम लोगों ने, ग्लूकागॉन और इंसुलिन। ग्लूकागॉन का काम ये होता है कि वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तब्दील करता है, और इसका उल्टा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तब्दील करने का काम होता है इंसुलिन का। तो अगर जिन लोग का इंसुलिन फंक्शन नहीं करता उन्हें क्या बीमारी हो जाती है, ज़रा बताएंगे कमेंट में। इनमें से कैपिटल रेसीट कौन सी नहीं है, पूंजी प्राप्ति कौन सी नहीं है। तो जब हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो बात किसकी करता है, बजट की, लेकिन ये बजट वर्ड कहीं संविधान में लिखा नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है इसमें होती हैं आपकी रेसीट्स यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब किस किस तरह की इनकम और किस किस तरह के एक्सपेंडिचर, तो ये होता है एक साइड हम रेवेन्यू लेते हैं और एक साइड कैपिटल लेते हैं, पूंजीगत लेते हैं। तो रेवेन्यू में मैंने खासियत बताई थी, जो पैसा बहुत जल्दी जल्दी आता है और जाता है वो रेवेन्यू में आता है। जो पैसा आता है उसको रेसीट बोलते हैं, जो पैसा जाता है उसको एक्सपेंडिचर यानी खर्चा बोलते हैं। अब रेसीट में अगर बात करें तो टैक्स और नॉन टैक्स का पैसा जो आता है ना, टैक्स और नॉन टैक्स का, वो आता है आपका रेवेन्यू। टैक्स का कैसा पैसा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, 2 तरह के टैक्स होते हैं हमारे, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल बात करेंगे, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, ये सब डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। और इसमें से ज़रा कमेंट में बताएं पेपर टैक्स के एग्जांपल्स कौन से हैं। जब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर, तो इसमें जैसे जीएसटी लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 101 नंबर का अमेंडमेंट हो गया। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल नंबर 279A में हो गई, उसका चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर होता है। ठीक है, कस्टम ड्यूटी हो गई और एक्साइज ड्यूटी हो गई, तो ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। नॉन टैक्स में आपका पैसा आ जाता है, जैसे कि जो जो आपका भारत सरकार ने लोन दिया तो उसका जो ब्याज है, जो ब्याज मिलेगा, लोन जो है वो कैपिटल का पार्ट होता है, जो लोन होता है वो कैपिटल का पार्ट होता है, लेकिन लोन का जो ब्याज होता है वो रेवेन्यू का पार्ट होता है। ब्याज मिल रहा है तो रेवेन्यू रसीट, ब्याज देना पड़ रहा है, लोन लिया है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो भारत सरकार सैलरी देती है, आपकी नौकरी लगेगी तो जो सैलरी आपको मिलेगी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। जो आप रिटायर हो जाएंगे जब, तो आपको जो पेंशन मिलेगी, ठीक है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होगी। जो जैसे मैंने बताया जो ब्याज भरती है भारत सरकार वो होता है। अब कैपिटल रेसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर को थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि कैपिटल रेसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो पूंजीगत प्राप्ति में आता है हमारा जो बहुत ही रेयरली हमें जो पैसा मिलता है, जैसे कि जो हम लोन का पैसा, हम से मेरा मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो जो लोन का पैसा उठाती है, जो विनिवेश का पैसा उठाती है, विनिवेश का मतलब होता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मान लेते हैं गवर्नमेंट की, और उसने उसको बेच दिया, और बेच के जो पैसा उसने कमा लिया वो कैपिटल रेसीट में आएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो लोन अगर भारत सरकार ने किसी को दिया है या फिर लोन कभी लिया था उसकी वापसी कर दी है, तो वो सारी चीज़ें एक्सपेंडिचर में आएंगी। और यहाँ पे आता है डेवलपमेंटल, और ध्यान रखिएगा, मुझे पता है इसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है, और दिक्कत अवॉइड करने से वो नहीं होगा। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि आपके आंख बंद करने, वही ना कि कबूतर के आंख बंद करने से ये सोचे कि बिल्ली तो उसे खाएगी नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्ली खाएगी। इससे पहले कि कबूतर पहले ही एक्शन में ले लेता, कुछ इधर उधर कोशिश करता, हो सकता है उड़ जाता, बच जाता। ठीक है, तो वो आपको कोशिश करनी है, बिकॉज ये रेलवे का ही क्वेश्चन है और एनटीपीसी में पूछा गया ये सवाल। ठीक है, कहीं ऐसे इधर उधर से मैंने एक भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं इधर उधर का रख ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ रेलवे के ही क्वेश्चन सही है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक बड़ी सी क्लास भी प्लान करने वाला हूँ अगले वीक से, इस वीक से तो नहीं, अगले वीक से, जहाँ पे हम लोग कुछ बड़े बड़े लेक्चर करेंगे, क्योंकि आपकी रेलवे के डेट्स आ चुकी हैं इसलिए। ठीक है, और इसको लेके जितने लोग एग्री होंगे तो कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है भारत सरकार रोड बना रही, स्कूल बना रही, हॉस्पिटल बना रही है, जिससे टोल बना रही है। ठीक है, रोड बना रही तो उसमें टोल में पैसा आएगा भारत सरकार को, तो ये पैसा डेवलपमेंट में जो खर्च करती है भारत सरकार, इससे उसको अभी तो ठीक है खर्चा है, लेकिन बाद में उसको जो है पैसा मिलना उससे स्टार्ट होता है। तो कहीं ना कहीं जब भारत सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, जैसे लोन अगर उठाया भारत सरकार ने, तो उस लोन में उसको ब्याज भी तो मिलेगा, इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। इंटरेस्ट ठीक है रेवेन्यू में मिलेगा, लेकिन भारत सरकार को ही मिलेगा ना।
तो यहाँ पे एक तरह की क्या हो रही है, एसेट की क्रिएशन हो रही है, या एसेट क्रिएट हो रही है, या लोन की जैसे हमने भरपाई कर दी, यानी हमने अपनी लाइबिलिटी को कम कर दिया। यहाँ क्या हो रहा है, हम लोन ले रहे हैं यानी लाइबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं यानी एसेट को सेल कर रहे हैं। यहाँ पे एसेट और लाइबिलिटी का कोई चक्कर नहीं होता रेवेन्यू में, ठीक है। तो नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल रेसीट, तो लोन की रिकवरी कर ली हमने, ठीक है, लोन की रिकवरी, डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश, तो ये तो भाई कैपिटल का ही पार्ट है, कैपिटल रेसीट है ये। बोरोइंग, भारत सरकार बोरो कर रही है, लोन ले रही है, अगेन लाइबिलिटी बढ़ रही है, कैपिटल रेसीट होगी। टैक्स, टैक्स ये रेवेन्यू में आता है, लोन हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग, ये सब कैपिटल में जाता है। टैक्स और नॉन टैक्स का पैसा कहाँ पे आता है, वो रेवेन्यू रेसीट में आता है। वो कहाँ पे आता है, रेवेन्यू रेसीट में आता है वो चीज़। आगे बढ़े, बताइए, आगे बढ़ते हैं। टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज नोन एज, उत्पादन की प्रति इकाई कुल लागत को डैश रूप में जाना जाता है। टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी कि इसका मतलब क्या, समझिए, शायद मैंने आपको बताया हो, एक एवरेज फिक्स्ड रेवेन्यू होता है एक चीज़, ठीक है, एवरेज फिक्स्ड रेवेन्यू। इसका कर्व कैसा बनता है, इसका कर्व हाइपरबोला शेप का बनता है। ये होता क्या है, ये होता ये चीज़ है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, दैट इज़ कि जैसे मैंने आपको बोला कि एक समोसा मेरे लिए बना के लाओ तुम, तो उसके लिए तुमको गैस चूल्हे की ज़रूरत पड़ेगी, आलू की ज़रूरत पड़ेगी, मैदे की ज़रूरत पड़ेगी, जो भी खटाई मिर्ची जो भी लगती है वो सब की ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। अब वही मैं बोल दूँ तुम 10 समोसे बनाओ, तो क्या तुम फिर से क्या सिलेंडर लेके आओगे क्या हर एक समोसे के लिए, या हर एक समोसे के लिए तुम अलग से मैदा लेके आओगे? भाई मैदा, और ऐसा तो है नहीं एक समोसे के लिए तुमको इतू सा मैदा लेके आओगे, इतनी से हमको गैस दे दो, भाई गैस तो पूरा एक सिलेंडर ही लाना पड़ेगा। तो यानी कि जैसे जैसे ही आप नंबर बढ़ाते जाएंगे अपने प्रोडक्शन का, नंबर बढ़ाते जाएंगे प्रोडक्शन का, तो आपकी एवरेज फिक्स्ड रेवेन्यू घटने लगती है, ठीक है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में होती है क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। ये है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ पे रखते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ पे क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। तो क्वांटिटी प्रोड्यूस जैसे बढ़ेगी, एवरेज फिक्स्ड रेवेन्यू वैसे ही कम होता जाएगा आपका। बट यहाँ पे जो आंसर होगा टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, इसको एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। और कुछ और ऐसे कर्व आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कि डिमांड कर्व कैसा बनता है, ऐसा नेगेटिव स्लोपिंग। सप्लाई कर्व कैसा बनता है, पॉजिटिव स्लोपिंग। और आपका लॉरेंस कर्व जो इसको इनइक्वालिटी कर्व बोलते हैं, वो कुछ ऐसा बनता है इनइक्वालिटी कर्व, ये इनइक्वालिटी लाइन होती है। और जो स्ट्रेट लाइन है 45 डिग्री वाली, इसको लाइन ऑफ इक्वालिटी बोलते हैं। देन अगर बात करें फिलिप्स कर्व, तो फिलिप्स कर्व क्या बोलता है कि जैसे जैसे मार्केट में इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी घटेगी, यानी नेगेटिव स्लोपिंग, यानी दोनों में इन्वर्स रिलेशन है। लैफर्स कर्व क्या बोलता है, जैसे 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 सरकार टैक्स की दर बढ़ाएगी वैसे वैसे उसका टैक्स का कलेक्शन तो बढ़ेगा, लेकिन एक पॉइंट के बियॉन्ड अगर ज़्यादा टैक्स बढ़ाने लगी गवर्नमेंट तो टैक्स का कलेक्शन घटने लगेगा। इसको बोलते हैं बेल शेप, घंटा शेप का कर्व होता है ये, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटीरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड वाटर। व्हाट आर दीज ऑर्गेनिजम्स नोन एज? ये इनऑर्गेनिक सोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं जैसे CO2 और वाटर, ऐसे को क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट? नहीं, सैप्रोफाइट वो होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर को, किसको, डेड और डिकेइंग मैटर में अपना खाना ढूंढते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल फंगस। और इसी को तो यही हम बोलते हैं क्या, DFC। फुल फॉर्म बताएंगे DFC का, SSC में रिसेंटली में क्वेश्चन पूछा था ऐसा। होलोजोइक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। ये क्या होता है, जैसे कि हम खाना खाते हैं, हमारा डाइजेशन कहाँ होता है, शरीर के अंदर होता है। सैप्रोफाइट की बात करें, क्या करते हैं, पता है क्या करते हैं, अपना जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उसको फेंक के बाहर निकाल देते हैं और उसको तोड़ देता है खाने को, और फिर अंदर लेते हैं। लेकिन हम तो अंदर लेते हैं और अंदर ही पूरा प्रोसेस होता है डाइजेशन का, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ऐसे ही अमीबा लोग जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, अमीबा में आपने देखा होगा, अमीबा का जैसे कुछ भी स्ट्रक्चर बना लो, अमीबा तो कैसा ही दिखता है, ठीक है, अमीबा का तो कुछ भी स्ट्रक्चर बना लो, तो ये मान लेते हैं अमीबा। अमीबा क्या, जैसे ही खाने को देखता है तो क्या करता है, ऐसे फॉल्स फीट बना लेता है अपनी, ठीक है, इसको इस तरह से, इनको बोलते हैं स्यूडोपोड, स्यूडोपॉड्स बोलते हैं इनको। और ये इसको क्या है ना, खोपचे में ले लेगा, ठीक है, खोपचे में ले लेगा और यहाँ पे फूड वैक्यूल बन जाएगा, खाना एब्जॉर्ब करेगा अंदर ही अंदर और जो एक्सक्रीशन है उसको कर देगा, ठीक है। तो ये होता है अमीबा। अमीबा में जरा बताइए कौन सा मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है,
तो ये क्या होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, अंदर अंदर होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ CO2 और वाटर, भाई सिंपल सर, हमें पता है एक रिएक्शन हमें बचपन से पता है, वो है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, कि जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, C6H12O6 बनाते हैं और ऑक्सीजन यहाँ पे गैस निकलती है। ये क्या हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये इनऑर्गेनिक सोर्सेज का यूज़ करके ही तो यहाँ पे अपना खाना बनाया जा रहा है। कौन करते हैं, प्लांट्स करते हैं हमारे, दैट इज़ ऑटोट्रॉफ्स करते हैं। करते कि नहीं करते। DFC क्या होता है, DFC होता है डेट्रिटस फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन। तो हम डिफरेंट तरह की फूड चेन पढ़ते हैं, जैसे वो एक फूड चेन पढ़ते हैं हम टेरेस्ट्रियल बायोम में, फिर एक पढ़ते हैं एक्वेटिक बायोम में, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि टेरेस्ट्रियल फूड चेन की अगर हम बात करें, ठीक है, टेरेस्ट्रियल फूड चेन की, यानी कि जो ज़मीन में चलती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक तो पहले सबसे पहले हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आते हैं जिनको हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर पे फीड करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, इन पे फीड करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, इन पे फीड करते हैं टर्शरी कंज्यूमर। इस तरह से चलती है टेरेस्ट्रियल फूड चेन। वहीं अगर हम बात करें एक्वेटिक फूड चेन की, यानी कि जो पानी के अंदर चलती है, उसमें ऑटोट्रॉफ कौन होता है, इसमें ऑटोट्रॉफ होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन पे कौन फीड करता है, फाइटोप्लैंक्टन पे फीड करते हैं ज़ूप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन। और ज़ूप्लैंक्टन पे कौन फीड करता है, स्मॉल फिशेस, यानी कि जो छोटी मछलियाँ होती हैं। और इस पे कौन फीड करता है, जो बड़ी मछलियाँ होती हैं, बिग फिशेस। तो ये होती है हमारी फूड चेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दैट इज़, और इसमें जो अमीबा होता है, अमीबा में होता है आपका बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन करके जो आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, वो अमीबा में देखने को मिलता है। अगला सवाल है, हु लेड द खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी। सर क्या चीज़, फाइटोप्लैंक्टन, बिल्कुल सही है। सब इंग्लिश में पढ़ाते हैं आप। हु लेड द खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो खिलाफत मूवमेंट हम पढ़ चुके हैं 1919 में स्टार्ट हुआ था। खिलाफत कमेटी बनाई गई थी एक अली ब्रदर्स के द्वारा, मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद मौलाना अली और शौकत अली, इन्होंने एक खिलाफत कमेटी बनाई थी। उसके खिलाफत एक कमेटी की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, जिसको कि एड्रेस किया था गांधी जी ने। एंड देन गांधी जी ने क्या किया था, इसे खिलाफत को मर्ज कर दिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन से। और क्यों किया था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ावा दे के एक मूवमेंट लॉन्च करना था। क्योंकि जस्ट इससे पहले अभी हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919 को। तो उसके बाद इमीडिएट रिएक्शन तो ये थे कि गांधी जी ने अपना केसरी हिंद का टाइटल लौटा दिया था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो NCM को लॉन्च किया गया था, और NCM को कांग्रेस के किस सेशन में एंडोर्स किया गया था, ध्यान रखिएगा, नागपुर सेशन में। नागपुर सेशन में इसको एंडोर्स किया गया था और लॉन्च किया गया था 1920 में, 1920 में। इसी टाइम पे ही यहाँ पे इस वाले रीजन में कौन सा एक हम बोल सकते हैं कि रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था इस पर्टिकुलर रीजन में। तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था मप्पिला या फिर मालाबार रिवोल्ट 1921 में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करें, देश के पहले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बने। और जिन्ना के बारे में तो आप जानते ही हैं, सर सैयद अहमद खान, इन्होंने सन 1875 1875 में अलीगढ़ मूवमेंट चलाया था इन्होंने, अलीगढ़ मूवमेंट। और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी थी, जो साल 1921 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। ठीक, इसमें से कंप्यूटर की विशेषता क्या नहीं है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर, स्पीड, एक्यूरेसी, डेटा स्टोरेज या फिर इंटेलिजेंट क्वोशंट। तो बिल्कुल स्पीड तो हम मापते हैं कि भाई कंप्यूटर की स्पीड कितनी है, एक्यूरेसी कितनी है, डेटा स्टोरेज कितना है उसका। लेकिन जो IQ होता है, ये हम ह्यूमंस में देखते हैं कि भाई ह्यूमंस का कितना IQ है किसी का। ठीक है, ये कंप्यूटर की कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है। विच पोर्ट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाहों में से एक है। कमेंट में तो पहले ये बताइए कि हमारे इंडिया में टोटल कितने मेजर पोर्ट हैं, कितने मेजर पोर्ट हैं और कितने माइनर पोर्ट हैं। तो मेजर पोर्ट मैं आपको बता चुका हूँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, और माइनर जो मेनली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है। तो मेजर नंबर की अगर बात करें तो 13 हैं। माइनर के आपको डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट नंबर मिलेंगे, बट क्योंकि क्योंकि आपका TCSE SSC का पेपर लेता है और उसमें उसने माना है 200, तो आपको 200 याद करके चलना है माइनर के लिए। अब यहाँ पे हमारे कौन से 13 मेजर पोर्ट हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये गुजरात में आपको देखने को मिलेगा कांडला पोर्ट, जिसको कि दीनदयाल पोर्ट के नाम से हम जानते हैं।
ये भारत का एक टाइडल पोर्ट है। टाइडल पोर्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे टाइडल, एक तो टाइड की वजह से यहाँ का जो वाटर लेवल है ऊपर नीचे जाता है। और ध्यान रखिएगा ये क्या है, गल्फ ऑफ कच्छ है, ये कच्छ की खाड़ी है, ये गल्फ ऑफ खम्बाट या गल्फ ऑफ कैम्बे जिसको बोलते हैं वो है। और ये दोनों पोटेंशियल साइट होती हैं भारत में टाइडल एनर्जी को जनरेट करने के लिए। टाइडल एनर्जी कैसे जनरेट होती है, टाइड क्या होती है, टाइड होता है पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर, पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर। टाइड क्यों आती हैं, टाइड आती हैं जो ग्रेविटेशनल पुल होता है सन और मून का ज़्यादा होता है ग्रेविटेशनल पुल एज़ कम्पेयर टू सन, या फिर बहुत ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट डबल होता है ग्रेविटेशनल पुल किसका, मून का और सन का भी थोड़ा बहुत रहता है। तो ये एक रीज़न होता है कि क्यों टाइड्स आती हैं। और इसमें भी दो तरह की टाइड होती हैं, एक होती है स्प्रिंग टाइड और एक होती है नीप टाइड, जिसको लघु ज्वार बोलते हैं, दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार। तो स्प्रिंग टाइड में क्या होता है, स्प्रिंग टाइड में सन, मून और अर्थ तीनों एक लाइन में होते हैं। तो जब मून खींचता है ग्रेविटेशनल पुल, सन भी इसी साइड लगा रहा, तो हाई टाइड ज़्यादा हाई आती है और लो टाइड ज़्यादा लो हो जाती है। यहाँ पे हाई टाइड ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आती है, और यहाँ पे जो दूसरी साइड में जो टाइड आती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अपकेंद्रीय बल की वजह से आती है। नीप टाइड उसको बोलते हैं जहाँ पे तीनों एक 90 डिग्री के एंगल में, 90 डिग्री की पोजीशन में होते हैं। इसको हम नीप टाइड के नाम से जानते हैं। क्लियर इतनी चीज़, तो यहाँ तक क्लियर है आपको टाइडल पोर्ट। देन महाराष्ट्र में दो हैं, मुंबई और जेएनपीटी। जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसको नावा शेवा के नाम से जानते हैं, बाद में बनाया गया था सो दैट कि जो मुंबई पोर्ट है उस पर थोड़ा लोड कम हो सके। देन अगर गोवा की बात करेंगे तो गोवा में मरमगांव पोर्ट ट्रस्ट है। कर्नाटक की बात करेंगे मंगलुरु है। केरल में कोची पोर्ट है जिसको कि क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जानते हैं, अरब सागर की रानी के नाम से। तमिलनाडु में अगर बात करेंगे तो टुटिकॉर्न पोर्ट है तमिलनाडु में तीन मेजर पोर्ट हैं। एक तो टुटिकॉर्न है, चेन्नई है, और ऊपर एन्नौर कामराजर पोर्ट है। ये जो कामराजर पोर्ट है ये भारत का पहला कॉरपोरेटाइज्ड पोर्ट है। कॉरपोरेटाइज्ड पोर्ट का मतलब है कि कॉरपोरेट्स के हाथ में है। देन हम आंध्रा में आएंगे तो विशाखापट्टनम, जो कि डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट है, यानी कि भारत का सबसे गहरा स्थल रुद्ध बंदरगाह है ये। और पारादीप पोर्ट जो कि उड़ीसा में है, ये कार्गो हैंडलिंग के टर्म्स में ये इंडिया में फर्स्ट नंबर पे आता है, पारादीप इन उड़ीसा। और कोलकाता पोर्ट है नोन एज डायमंड हार्बर, 1877 में इसको कमीशन किया गया था, सबसे पहला पोर्ट था इंडिया में। और ये आपका एक रिवराइन पोर्ट है, यहाँ पे हुगली करके एक नदी है जो इसके जल स्तर को बढ़ाता घटाता है, तो रिवराइन पोर्ट है कोलकाता। ऑलराइट, तो सही आंसर क्या होगा, ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, चेन्नई, कांडला। अब देखिए कांडला तो भाई गुजरात में, तो इसको आप हटा सकते हैं, ठीक है सर। आपने क्यों जो प्लैंटेड तरीको टाइप को बताया था, इसको किसमें मैंने फर्स्ट बताया था, एक सेकेंड रुकिएगा। तो भाई ऑप्शन नंबर बी तो बताया है, मोहम्मद अली और शौकत अली, यही सही आंसर होगा इसमें, ठीक है। मतलब कुछ भी लिख देते हो ना, कहाँ थे हम लोग। तो ये मेजर रिवराइन पोर्ट होता है कोलकाता, ठीक है, ये हम लोग कर चुके थे। तो इसका आंसर क्या होगा, कांडला पोर्ट तो आपका वेस्टर्न साइड में है, तो होने से रहा, ठीक है। विशाखापट्टनम डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट है। यहाँ पे पूछा गया ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, तो ओल्डेस्ट तो वैसे कोलकाता पोर्ट है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन आर्टिफिशियल पोर्ट की बात हो रही है, तो चेन्नई पोर्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसी को मद्रास पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, मद्रास पोर्ट या फिर चेन्नई पोर्ट। आगे बढ़ते हैं। और अच्छा आप एक बताइए, वाधवान पोर्ट कहाँ पे है, वाधवान पोर्ट जो अभी काफ़ी न्यूज़ में था। देन आप ये बताइएगा कि विंजीज़ैम पोर्ट कहाँ पे है, विंजीज़ैम पोर्ट। तो वाधवन ध्यान रखिएगा ये महाराष्ट्र में, और विंजीज़ैम पोर्ट की अगर बात करेंगे तो केरल में विंजीज़ैम। विच इज सत्यजीत रेज फेमस फिल्म अबाउट द डिक्लाइन ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक जमींदारी स्टाइल ऑफ लिविंग। कुलीन जमींदारी जीवन शैली के पतन के बारे में सत्यजीत राय की एक प्रसिद्ध फिल्म कौन सी है, पाथर पंचाली, जलसा घर इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, जलसा घर, ठीक है, हाउस ऑफ म्यूजिक जिसको जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, जो कि अरिस्टोक्रेटिक जमींदारी स्टाइल ऑफ लिविंग के डिक्लाइन को दिखाता है, जलसा घर।
इन विच पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन इज इंफॉर्मेशन स्टोर्ड। तो जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन हमारे ह्यूमन बॉडी की इट इज़ द लॉन्गेस्ट, ठीक है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल, ये सबसे लंबी कोशिका होती है। और ये जो हमारा ब्रेन और पूरा स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है, क्या आवाज़ आ रही है, ठीक है, तो ये पूरा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें ये सेल आपकी पाई जाती है, बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है ये, ठीक है। न्यूरॉन के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे इस तरह के डेंड्राइट सबसे पहले देखने को मिलता है, जो ब्रांचेस की तरह देखने को मिलता है। देन ये अंदर होता है आपका, सोमा एक सेकंड रुकेगा, ठीक है। तो ये डेंड्राइट है आपका, डेंड्राइट इज़ लाइक काइंड ऑफ ब्रांच ऑफ अ ट्री। देन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सोमा, या फिर इसको हम बोलते हैं साइटन, इसको हम साइटन के नाम से जानते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज सेल बॉडी। ये अंदर होता है आपका न्यूक्लियस, जिसको कि हम केंद्र बोलते हैं, फिर केंद्रक बोलते हैं। इसके बाद ये आता है आपका जो पूरा ये डंडी सा आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं एक्सन। और ये एक्सन जहाँ खत्म होता है उसको एक्सन टर्मिनल या फिर नर्व टर्मिनल के नाम से जानते हैं, ठीक है, नर्व एंडिंग या फिर नर्व टर्मिनल। ये पर्टिकुलर ये जो कवरिंग आप देख पा रहे हैं इस तरह की, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ, जिसने कि कवर कर रखा है एक्सन को। और यहाँ पे ये जो आपका न्यूरॉन होते हैं इसके अंदर बहुत सारी ग्लिया सेल्स मौजूद होती हैं, ग्लिया सेल्स, ठीक है। तो ग्लिया सेल्स ज़्यादा होती है इन नंबर एज़ कम्पेयर टू अ न्यूरॉन। अब जो न्यूरॉन होता है ये इंफॉर्मेशन को डेंड्राइट के थ्रू लेता है, जो है एक्वायर करता है, तो इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। डेंड्राइट के थ्रू इन्फॉर्मेशन एक्वायर करता है, देन ये साइटन सेल बॉडी में जाती है, एक्सन में जाती है, देन नर्व एंडिंग पे जाती है। देन यहाँ पे डेंड्राइट को फिर से पास ऑन कर देगा दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट को। तो ये जो एक्सन टर्मिनल है या फिर नर्व एंडिंग है एक न्यूरॉन की और दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है, इनके बीच का जो गैप होता है उसी को हम साइनैप्स के नाम से जानते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ कि यहाँ पे क्या होता है, एक जो न्यूरॉन होता है, जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन में राइबोसोम की जगह प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर्स कौन होते हैं? राइबोसोम की जगह प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर होते हैं यहाँ पे आपके निस्ल बॉडीज़ या फिर निस्ल ग्रैन्यूल्स। ये जो है राइबोसोम्स की तरह होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच, और ये बताइए कि जो फंक्शनल यूनिट होती है हमारी किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम की, वो क्या होती है? अगला क्वेश्चन है। और एक चीज़ और बता दीजिए, जब राइबोसोम की बात आई ही है या फिर न्यूरॉन की बात आई है, कि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को किसने डिराइव किया था? हु डिराइव द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है उसको डिराइव करने का काम किया था हमारे कैमिलियो गोल्गी। कैमिलियो गोल्गी ने अपनी ब्लैक इंक रिएक्शन या फिर ब्लैक इंक रिएक्शन या बोल सकते हैं, इसका यूज़ करके इसके थ्रू न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है निकाला था। इन्होंने ही गोल्गी बॉडीज़ का जो है गोल्गी बॉडीज़ का नामकरण किया था, डिस्कवर किया था, जिनका काम क्या होता है गोल्गी अपैरेटस का। उसका काम होता है चीज़ों का सेल के अंदर पैकेजिंग और डिस्पैचिंग करना। इसीलिए गोल्गी बॉडीज़ या गोल्गी अपैरेटस को क्या बोलते हैं? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, किडनी का होता है नेफ्रॉन, ठीक है, किडनी का होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी हम पढ़ेंगे किस तरह से, ये बोमैन्स कैप्सूल होता है, यहाँ पे ग्लोमेरुलस होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक के थ्रू जो है ये पूरा यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का। खैर उसको हम पढ़ेंगे जब किडनी पे कोई क्वेश्चन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया की माइंस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूरेनियम माइन? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है? ऑप्शन है आपके तुम्मालापल्ले माइन, जादूगुड़ा माइन, नरवा पहाड़ माइन या फिर भाटिन माइन। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, तुम्मालापल्ले माइन। तुम्मालापल्ले माइन की अगर बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है, आंध्रा में। जादूगुड़ा माइन भी यूरेनियम की है एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट, बट इंडिया की जो लार्जेस्ट यूरेनियम माइन है वो तुम्मालापल्ले माइन है। जादूगुड़ा माइन आपकी झारखंड में देखने को मिलेगी, फेमस फॉर यूरेनियम। और यूरेनियम की जब हम बात करते हैं तो इसके आइसोटोप्स को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? इसके आइसोटोप्स को हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ करते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द राजा ऑफ बुर्दवान व्हेन परमानेंट सेटलमेंट वॉज इम्पोज्ड? जब स्थानीय बंदोबस्त लागू किया गया था तब बर्दवान के राजा कौन थे? तो परमानेंट सेटलमेंट क्या है?
एक हमारा क्या बोल सकते हैं इसको, लैंड रेवेन्यू सिस्टम है। इसकी शुरुआत की जाती है 1793 1793 में। कौन लाता है इसको? कॉर्नवालिस लेके आता है। कहाँ पे लेके आता है? तो जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले अपना रूल स्टार्ट किया। कौन सी जगह भारत में सबसे पहले कॉलोनाइज हुई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा? इट वॉज बंगाल। तो बंगाल में ही जगह पड़ती है बुर्दवान, तो वहीं पे एक्चुअल में इसको लाया गया था परमानेंट सेटलमेंट, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो रीजन था वहाँ पे। और यहाँ पे इसको इम्पोज किया गया था तेज चंद, जो मेहताब चंद है, इन्होंने ब्रिटिश का सपोर्ट किया था। तेज चंद जो है इनके खिलाफ इसको इम्पोज किया गया था। और इसी को ही हम ज़मींदारी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे ये था कि ज़मींदार को इसमें सनसेट क्लॉज था। एक सनसेट क्लॉज का मतलब ये है कि सनसेट होते होते तक आपको पूरा पैसा पूरा ज़मींदारी का पैसा हमारे पास जमा करवाना है। फेलिंग टू डू सो विल मीन दैट आपके ज़मींदारी राइट्स को हम छीन लेंगे। ज़मींदारी राइट्स यहाँ पर हेरिडेटरी नेचर के थे, यानी कि उस ज़मींदार के बेटे को उसके राइट मिल जाएंगे अपने आप। यहाँ पे देन इसके बाद 1820 में एक सिस्टम आता है जिसको हम जानते हैं रैयतवाड़ी के नाम से। रैयतवाड़ी को दो लोग इंट्रोड्यूस करते हैं जिनको हम जानते हैं मुनरो और रीड के नाम से। मुनरो और रीड, और ये आपका बेस था रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पे। ठीक है, ये बेस्ड था आपका रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पे। देन यहाँ पे स्टार्ट होता है, ये कौन सा, यहाँ पे स्टार्ट होता है महालवाड़ी। ये कौन सा एरिया है? ये आपका मद्रास का एरिया है। जहाँ पे रैयतवाड़ी आता है ये मद्रास का एरिया है। देन यहाँ पे आपका आता है महालवाड़ी सिस्टम। ये कौन सा एरिया है जहाँ पे महालवाड़ी आता है? ये आपका पंजाब वाला रीजन है। पंजाब और NWFP वाला जो रीजन है वहाँ पे आता है आपका महालवाड़ी सिस्टम। महाल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेजेस। इसको कौन लाता है? इसको लाता है होल्ट मैकेंजी और विलियम बेंटिक। होल्ट मैकेंजी और विलियम बेंटिक इसको लेके आते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी तीनों चीज़ों के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंड दैट इज रौरकेला स्टील प्लांट स्टार्टेड विद द इनॉग्रेशन ऑफ द फर्स्ट ब्लास्ट फर्नेस बाय द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन डैश। बिल्कुल सबका सही है, लवन्या, मनीषा, रवि, मेघा, आकाश। फर्स्ट ब्लास्ट फर्नेस बाय द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए ये बात है सेकेंड 5 ईयर प्लान के टाइम की। आपको पता है सेकेंड 5 ईयर प्लान, इसका गोल क्या था? इसका गोल था रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये इसका गोल था कि तेज़ी से औद्योगिकरण करना है। रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तेज़ी से औद्योगिकरण करना है। इसके तहत 3 स्टील प्लांट्स को सेटअप किया गया था। 3 स्टील प्लांट कौन कौन से? एक तो राउरकेला था, यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ, राउरकेला था। एक आपका भिलाई था, और तीसरा कौन था? तीसरा था आपका राउरकेला आपका उड़ीसा में, भिलाई आपका यहाँ पे, और दुर्गापुर आपका, भिलाई मतलब छत्तीसगढ़ में और दुर्गापुर आपका वेस्ट बंगाल में। इन तीनों को कब स्टैब्लिश किया गया था? साल 1959 में ही किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। और द देन प्रेसिडेंट कौन है? द वेरी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन? राजेंद्र प्रसाद जी, जो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ही भी है हमारे कंट्री के। 2 टर्म सर्व किए थे उन्होंने लगातार। राउरकेला, केला खाया है किसने? केला खाया जो है हमने जर्मनी के साथ मिलके। भिलाई, पिलाई, पिलाई से इसको याद करते हैं। पिलाई करी हमने USA की, किसके साथ मिलके? USSR के साथ मिलके। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में दुर्गा जी की पूजा करी नवरात्रों में UK के साथ मिलके, ब्रिटेन के साथ मिलके। राउरकेला है कहाँ पे? केला ये है आपका उड़ीसा में। भिलाई कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर कहाँ पे है? ये वेस्ट बंगाल में है। 13th, द बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स इज रेफर्ड टू एज। वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहा जाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ट्रेड बैलेंस, ट्रेड सरप्लस या फिर ट्रेड डेफिसिट। बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड। तो ये समझने के लिए हमें समझना पड़ता है भुगतान संतुलन के बारे में। भुगतान संतुलन बोले तो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या चीज़ होती है? व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट? तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं क्या? एक को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं इसको, एकदम से दिमाग से जा रहा, और एक होता है आपका कैपिटल। इसको क्या बोलते हैं? एकदम से उसका नाम दिमाग से जा रहा है। जैसे कि हमारा उसमें होता है ना एनुअल फाइनेंशियल स्टेट में एक रेवेन्यू साइड होता है और एक कैपिटल। तो ये तो कैपिटल होता है, और इसको क्या बोलते हैं? चलो, तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं तब तक मैं आपको ये बता देता हूँ। एंड दैट आर, एक तो ट्रेड किसका? विजिबल और इनविजिबल का। ठीक है, इसको करंट बोलते हैं। यस, करंट बोलते हैं इसको, करंट और कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि विजिबल ट्रेड होता है विजिबल और इनविजिबल का। विजिबल क्या होता है? विजिबल होते हैं आपके गुड्स। इनविजिबल क्या होते हैं?
सर्विसेज, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, क्या आप इसको टच कर सकते हैं? क्या ये टैंजिबल है? आंसर इज़ नो। क्या ये विजिबल है? आंसर इज़ नो। तो ये सर्विस में आएगी। तो जो भी गुड्स और सर्विसेज का सेल हो रहा है उससे जो भारत सरकार को पैसा मिल रहा है वो करंट अकाउंट में जाएगा, ठीक है। जो रेमिटेंस आती है, रेमिटेंस क्या चीज़ होती है? तो जो भारत के बाहर भारतीय रह रहे हैं और भारत में पैसा भेजते हैं, जहाँ रह रहे हैं, जैसे यूएस में रह रहे हैं तो यूएस का डॉलर, कनाडा में रह रहे हैं तो कनाडा का डॉलर, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया का डॉलर, अर्जेंटीना में रह रहे हैं तो अर्जेंटीना का पीसो, तो वो करेंसी जो भेजते हैं उसको रेमिटेंस बोलते हैं और वो आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट वाले हेड में। और लेट मी टेल यू कि इंडिया फर्स्ट नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में रेमिटेंस रिसीव करने के मामले में। जब कैपिटल की बात करते हैं तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI और FPI दैट इज़ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये दो तरह की इन्वेस्टमेंट आती हैं इसमें। प्लस भारत सरकार ने लोन वगैरह लिया दिया तो वो भी आपका कैपिटल इसमें हेड में ही जाता है आपका। तो बैलेंस ऑफ, अब ये होता क्या, देखिए होता ये है कि अगर मान लेते हैं कि जैसे भारत सरकार ट्रेड करती है विजिबल और इनविजिबल का, तो अगर भारत सरकार ज़्यादा इंपोर्ट करती है और कम एक्सपोर्ट करती है, यानी हम आयात ज़्यादा करते हैं निर्यात कम करते हैं, तो उसको हम ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। हम आयात कम करते हैं लेकिन निर्यात ज़्यादा करते हैं, यानी इंपोर्ट कम लेकिन एक्सपोर्ट ज़्यादा, उसको ट्रेड सरप्लस बोलते हैं। दोनों अगर सेम करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रेड बैलेंस। और ज़रा कमेंट में बताइए व्हाट इज़ ट्विन डेफिसिट। ये ट्विन डेफिसिट क्या चीज़ होती है? तो ट्विन डेफिसिट होती है, ट्विन का मतलब हो गया दो डेफिसिट, जहाँ दो घाटे हो रहे हैं। दो घाटे हो रहे हैं का मतलब है कि एक तो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है प्लस फिस्कल डेफिसिट हो रहा है, राजकोषीय घाटा हो रहा है। फिस्कल डेफिसिट कब होता है? ये जो बजट में आपको पढ़ा रहा था वहाँ पे होता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट की बोरोइंग्स को दिखाता है। किसको दिखाता है? गवर्नमेंट की बोरोइंग्स, खरीदारी को। क्योंकि फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ठीक है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, यानी कि आप बोरोइंग्स को हटा दीजिए रेसीट में और टोटल एक्सपेंडिचर से माइनस कर दीजिए, वही होता है फिस्कल डेफिसिट। ठीक, क्लियर इतनी चीज़ सभी को? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? और फॉरेक्स में ये भी हमको आई थिंक मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जो फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं किसी भी कंट्री के, उसके कितने कंपोनेंट होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पहली चीज़ क्या आती है फॉरेक्स में? फॉरेन करेंसी एसेट्स आते हैं। जैसे भारत सरकार मान लेते हैं निर्यात कर रही है कुवैत को, तो कुवैती दिनार लेगी। यूएस को कर रही है तो यूएस का डॉलर उठा के लेगी अपने पास। तो जो जो दूसरे देश की करेंसीज मिलेंगी उसको FCA बोलते हैं। देन आता है आपका SADR, स्पेशल ड्राइंग राइट, जो 5 करेंसी होती हैं। कौन कौन सी? पाउंड हो गई, येन हो गई यहाँ की जापान की, युआन हो गई क्या बोलते हैं चाइना की, ठीक है, येन हो गई, युआन हो गई, पाउंड हो गई, US का डॉलर हो गया, और एक करेंसी आप बताएंगे। तो ये 5 जो कि ऑब्वियस बात है यूरोप की होगी, तो वो क्या है? यूरो है। तो 5 करेंसी मिल के SDR बनाती हैं और SDR को पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाता है। पेपर गोल्ड होता है ये। तीसरा होता है RTP, रिजर्व ट्राइंग पोजीशन। इंडिया या फिर हर कंट्री को कुछ ना कुछ IMF में अपना हिस्सेदारी पैसा रखना पड़ता है कि सो दैट जब ज़रूरत पड़ेगी उस कंट्री को तो उसको बेल आउट किया जाएगा वो पैसा देके। और चौथा होता है गोल्ड। अभी भारत आपको पता है 100 टन गोल्ड उठा के लाया है, किस देश से बताइए जरा। तो ये फॉरेक्स के 4 कंपोनेंट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर्स इनसाइड द ओवरी ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड एज, फूलों के अंडाशय के अंदर छोटी मोती जैसी जो संरचना होती है उसको क्या कहा जाता है? स्टेमन कहते हैं, सेपल्स कहते हैं, पेटल्स कहते हैं, फिर ओव्यूल्स कहते हैं। स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी ऑफ फ्लावर्स। तो ये है हमारा फ्लावर, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है किसी प्लांट का। अब फ्लावर में क्या होता है? फ्लावर में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। ऐसा हर प्लांट में, ऐसा हर फ्लावर में नहीं होता है। हर फ्लावर में क्यों नहीं होता है? अब वो तो हमें नहीं पता क्यों नहीं होता है, लेकिन नहीं होता है हर फ्लावर में। किसी किसी में होता है और किसी किसी में नहीं होता है। जिनमें होता है उनको, जिनमें दोनों पार्ट होते हैं मेल और फीमेल, उनको हम बोलते हैं मोनोइशियस। मोनो से मत इसको रिलेट कर लिया करो क्योंकि काफ़ी लोग इसको रिलेट कर लेते हैं। मोनोइशियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब दोनों हैं, मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है। और जिसमें एक ही होता है उसको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। अभी एग्जाम्पल्स आपको मैं बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। तो ये चीज़ समझिए, यानी यूनिसेक्सुअल में तो मेल होगा या फीमेल होगा। तो मेल पार्ट क्या होता है किसी फ्लावर का? मेल पार्ट होता है
ये जो डंडी होती है, जो हरी हरी डंडी दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं फिलामेंट। इस फिलामेंट में लगे होते हैं पॉलन, नहीं, इसमें लगा होता है एंथर। ये जो ये दिख रहा है आपको, ये इसको एंथर बोलते हैं। एंथर के अंदर भरे होते हैं ये जो गोले से, इनको बोलते हैं पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन, तो इन तीनों को मिला के स्टेमेन बोल देते हैं, विच इज़ द मेल पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ये अब जाएंगे यहाँ पे, और जब जाते हैं यहाँ पे तो इसी चीज़ को बोलते हैं पॉलिनेशन, यानी कि परागण। पॉलिनेशन किसी भी तरीके से हो सकता है, हवा से उड़ के जा सकते हैं, तो उसको एनिमोफिली बोलते हैं। एक इंसेक्ट आया, चपक गया उसमें पॉलन ग्रेन, वो स्टिग्मा में बैठा, वहाँ चपक गया, तो उसको बोलते हैं एंटीमोफिली। और अगर मान लेते हैं पानी से हो रहा है तो हाइड्रोफिली। तो स्टिग्मा में जब जाता है तो चपक जाता है, क्योंकि जो स्टिग्मा होता है ये स्टिकी पार्ट होता है, चिपचिपा होता है। और स्टिग्मा जो है अटैच होता है स्टाइल से, स्टाइल से जाता हुआ जाएगा किसके पास, ओवरी में जाएगा। और ओवरी में छोटे छोटे लगे होते हैं ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स के पास ये पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचेगा, यहाँ पे मान लेते हैं पॉलन ग्रेन आके बैठा, तो यहाँ पे क्या, पॉलन ट्यूब एक बन जाएगी। पॉलन ट्यूब किसके पास जाएगी, अब जैसे कि आपको पता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ढेरों स्पर्म्स होते हैं, लेकिन कौन सा स्पर्म का मतलब कौन सा स्पर्म, अब जैसे हम सब लोग, हम कभी ना कभी स्पर्म रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। हमने ना जाने कितने स्पर्म से compete किया होगा, ना जाने लाखों स्पर्म से compete करके आए हैं हम यहाँ पे। कौन सा स्पर्म सबसे compete करके सब मतलब निकल के आता है, जो बेस्ट स्पर्म होता है, तो सबसे compete करके आता है। तो आप पहले तो खुद को बधाई दें कि आपने कितने लोगों से कितने स्पर्म से कंपटीशन करके आपने रेस जीती है, ये है ना। 3 इडियट्स मूवी में इस चीज़ को दिखाया गया। तो ऐसे ही बहुत सारे ओव्यूल्स हैं जो अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्ट जो किया जाता है इसी को बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म इसी चीज़ को बोलते हैं। तो ये जब पॉलन ग्रेन जो है अट्रैक्ट करेगा, मतलब जो ओव्यूल हैं जो ओवरी में बैठे हुए हैं अट्रैक्ट करेंगे पॉलन ग्रेन को, और उसको पॉलन ग्रेन को बुलाएंगे अपने पास, दोनों का मिलन होगा और फॉर्मेशन होगा जाइगोट का। यही जाइगोट बन जाती है सीड, और ये पूरी जो ओवरी है ये बन जाता है फ्रूट। ठीक है, तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को मिला के पिस्टल या फिर कॉर्पसल बोलते हैं, कॉर्पसल। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। तो द बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल्स हैं। ऑप्शन नंबर डी। पेटल और सेपल तो ये होते हैं, सेपल ये जो हरी हरी पत्ती होती है पेड़ के, पेटल जो होता है फूल की पत्ती होती है। The addition to capital stock in an economy is measured by net investment on new capital formation while it is expressed as। बुक लॉन्च हो जाएगा जल्दी, ठीक है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अब आपको इतने सारे बेटर स्पर्म से compete करना है ना, सभी बधाई देंगे एक दूसरे को। अब सारे ही लोग इतने तेज निकल गए ना, तो दिक्कत अब ये हो रही है। तो भाई नेट इन्वेस्टमेंट और न्यू कैपिटल फॉर्मेशन बड़ा आसान है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि जब भी नेट की बात आती है तो ग्रॉस में डिप्रिसिएशन को घटा देना होता है। नेट की बात आती है, ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन है हमारे लिए। नेट निकालना है, ग्रॉस में डिप्रिसिएशन को घटा दीजिए। याद करिए जब मैंने आपको नेशनल इनकम पढ़ाया था, नेशनल इनकम पहले तो ये बताइए एक माइक्रो या फिर मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, कैसा है। तो नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करने के मैंने आपको एग्रीगेट बताए थे, मैंने आपको इसके एग्रीगेट्स बताए थे। और एग्रीगेट क्या क्या होते हैं, इसके एग्रीगेट होते हैं 8। टोटल कितने एग्रीगेट होते हैं, 8। जीडीपी, एनडीपी और जीडीपी एनडीपी हो गया, जीएनपी और एनएनपी, ठीक है। तो ये होते हैं 4 मार्केट प्राइस में, और 4 ऐसे होते हैं फैक्टर कॉस्ट पे। तो जब हम जीडीपी से एनडीपी में जाते हैं तो क्या करते हैं, जीडीपी में डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं। हम जब जीएनपी से एनएनपी पे जाते हैं तो डेप्रिसिएशन घटा देते हैं। यानी ग्रॉस से जब नेट पे आना होता है, ग्रॉस से नेट पे आना होता है और बाकी चीज़ें सेम है, डीपी डीपी एनपी एनपी, तो हम डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं। अब मान लेते हैं कि हमें यहाँ पे आना है कहाँ से कहाँ तक, जीडीपी से जीएनपी में आना है, यानी कि डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है। तो अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो हम क्या करेंगे, NFIA, नेशनल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देना होता है। और अगर हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना होता है तो हम क्या करते हैं, मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या चीज़ होती है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होती है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। बोले तो मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है चीज़। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16th।
एंड लेट मी टेल यू, नेशनल इनकम इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट, यानी कि एक समष्टि अर्थशास्त्र का कॉन्सेप्ट है। और फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हम किसको बोलते हैं, जल्दी से आप कमेंट में बताएंगे, और इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक, किताब, बुक का नाम बताएंगे। इंटरनेशनल डांस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शंस आपके सामने, 29 अप्रैल, 28 या फिर 27 या फिर 30 ऑफ अप्रैल। तो ज़रा बताएंगे 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, 14 अप्रैल को क्या मनाते हैं, और 25 अप्रैल को क्या मनाते हैं? चलिए, तो इंटरनेशनल डांस डे तो पहली बात 29 अप्रैल को होता है। 7 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, स्वास्थ्य दिवस। क्यों मनाते हैं? बिकॉज इसी दिन 1948 में WHO बना था। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाते हैं। अंबेडकर जी की द्वारा लिखी गई किताबें कौन है? एनिलेशन ऑफ कास्ट, वेटिंग फॉर अ वीज़ा, बुद्धा एंड इज धम्मा। ये किताबें हैं अंबेडकर जी की, जिनको जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जिन्होंने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल बोला था, और जिन्होंने DPSP को बोला था कि दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एज कंटेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्लियर है? और अगर हम बात करें 25 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? मलेरिया दिवस। ठीक है, मलेरिया डे को सेलिब्रेट करते हैं। आज कौन सा दिन मनाते हैं? आज के दिन 8 अक्टूबर को, कोई बताएगा? और फादर हम बोलते हैं जॉन मेनेड किनेस को। और जॉन मेनेड किनेस की जो किताब है वो है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और आज दिवस है हमारा इंडियन एयरफोर्स डे, भारतीय वायुसेना दिवस। 4 दिसंबर को होता है भारतीय नौसेना दिवस, यानी कि नेवी डे। और 15 जनवरी को होता है इंडियन आर्मी डे। और कोई बताएगा वाई डू वी सेलिब्रेट इंडियन आर्मी डे? इंडियन आर्मी डे हम क्यों 15 जनवरी को ही सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इसी दिन ही क्या हुआ था, जो हमारे KM करियप्पा जी हैं, फील्ड मार्शल, उनको कमांड मिली थी इंडियन आर्मी की, इसलिए उनको वो, क्योंकि पहले कमांडर इन चीफ थे हमारे इंडियन आर्मी की, इसलिए। द कोरोमंडल कोस्ट और इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाते हैं, जरा बताइए? कोरोमंडल कोस्ट इज होम टू विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेट्स? जो कोरोमंडल तट है निम्नलिखित तो किन 2 राज्यों का घर है? तमिलनाडु, आंध्रा, पंजाब, NCR, महाराष्ट्र, गुजरात, या वेस्ट बंगाल और झारखंड? तो कौन से 2 राज्य? तो यहाँ पे हमारे कोस्टल प्लेन से तटीय मैदान है। पहली बात तो भारत की तटीय सीमा कितनी है? 7516 किलोमीटर, ये हम पढ़ चुके हैं, ये पूरी है। और अगर मेन लैंड की बात करेंगे तो 6100 किलोमीटर है। सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी? अंडमान और निकोबार की। कितनी है अंडमान निकोबार की? ये है 1962 किलोमीटर, जिस साल चाइना के साथ युद्ध लड़ा था। देन आता है गुजरात, देन आता है आपका आंध्रा, देन आता है आपका तेलंगाना। तो स्टेट पूछेगा तो गुजरात, लेकिन ओवरऑल पूछेगा तो ANN, यानी अंडमान और निकोबार। इंडिया के जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं गुजरात से, तो गुजरात में इनको हम कच्छ या फिर काठियावाड़ कोस्ट बोलते हैं। देन पूरा महाराष्ट्र से लेके गोवा और नदर्न पार्ट ऑफ कर्नाटक, इसको बोलते हैं कोंकण। और कर्नाटक को बोलते हैं कन्नड़ कोस्ट, कर्नाटक वाले कोस्ट को। ये जो केरल वाला है इसको मालाबार तट, मालाबार कोस्ट बोलते हैं। तमिलनाडु और सदर्न आंध्र प्रदेश आता है आपका कोरोमंडल कोस्ट में। आंध्र प्रदेश का ऊपर वाला पार्ट, और इसको बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार, आंध्र प्रदेश का ऊपर वाला पार्ट। उड़ीसा को बोलते हैं उत्कल प्लेन्स, और वेस्ट बंगाल वाले को बोलते हैं बैगा कोस्ट। तो ये कोस्टल प्लेन्स के नाम पता होने चाहिए। और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कोरोमंडल कोस्ट में किस टाइम पे बारिश होती है। तो हमें पता है कि जो साउथ वेस्ट मानसून आता है उसकी 2 ब्रांचेस होती हैं, एक तो ये अरेबियन सी ब्रांच है और दूसरी यहाँ पे होती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो जो अरेबियन सी ब्रांच है सबसे पहले तो मालाबार कोस्ट में हिट करती है, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न घाट हैं, तो यहाँ पे कौन सी रेनफॉल होती है? ओरोग्राफिक रेनफॉल, पर्वतीय वर्षा जिसको बोलते हैं। और लेकिन कोरोमंडल कोस्ट तक ये बारिश नहीं पहुँच पाती, और जो यहाँ से बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है वो पैरेलली निकल जाती है, तो बारिश नहीं होती है। यहाँ बारिश होती है लौटते हुए मानसून की वजह से, रिट्रीटिंग मानसून। जैसे अभी क्या समय चल रहा है, अक्टूबर का। अब देखेंगे तमिलनाडु में बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से मानसून निकल चुका है इंडिया के मेन लैंड से। अब यहाँ से पानी उठाएगा बे ऑफ बंगाल से और यहाँ बारिश करेगा कोरोमंडल कोस्ट में, तमिलनाडु और सदर्न आंध्र प्रदेश में। इसी को बोलते हैं कि विंटर रेनफॉल, या फिर रेनफॉल ड्यू टू रिट्रीटिंग मानसून, या फिर नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये मानसून नॉर्थ ईस्ट साइड से आ रहा है, तो इसलिए इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून या रिट्रीटिंग मानसून यानी लौटता हुआ मानसून बोलते हैं, जो कोरोमंडल कोस्ट में बारिश करके जाता है।
और निकलना कहाँ से स्टार्ट होता है सितंबर के महीने में? ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट से। लेकिन बारिश कहाँ पे करता है? यहाँ पे करता है, और इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून के नाम से जानते हैं, रिट्रीटिंग मानसून। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। और यहीं पे ध्यान रखना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और पंजाब जो रीजन है, यहीं पे ही ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति को का जो पहला फेज़ है वो लॉन्च किया गया था। आपसे पूछता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज लॉन्च्ड इन द फर्स्ट फेज़ कहाँ पे? रिच एंड एफ्लुएंट स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, आंध्रा और पंजाब में। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और मानसून आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैं आपको जल्दी से रिवाइज करवाता हूँ, रिवाइज करिएगा कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में आता है, एंटर करता है। देन इसकी दो ब्रांचेस अभी मैंने बताया कौन से डिवाइड होती हैं। देन यहाँ पे ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है हिट करती है कहाँ पे? ये हिट करती है मेघालय में। इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। ये मेघालय में हिट करती है। यहाँ गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं। खासी में हिल्स में ही मौसिन राम है, जहाँ पे वन ऑफ दी हाईएस्ट रेनफॉल को रिकॉर्ड किया जाता है इंडिया में। ये क्या करती हैं? इसको यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर देती हैं। देन एक जो ब्रांच है हमारी बे ऑफ बंगाल ब्रांच, वो यहाँ जाती है, पैरेलली निकल जाती है अरावली हिल से, और दोनों का मिलन होता है पंजाब प्लेन्स में। जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है मानसून। और ब्रेक इन मानसून क्या चीज़ होती है? तो जब बारिश होती है एकदम से कुछ दिन के लिए, जब आता है मानसून और एकदम से बंद हो जाती है बारिश 1-2 हफ्ते के लिए, उसको ब्रेक इन मानसून बोलते हैं। अक्टूबर हीट क्या होती है? जैसे अभी का समय क्या है, बादल जा चुके हैं, सूरज की रोशनी पूरी आ रही है, जिसकी वजह से क्या होगा? तेज की उमस पड़ेगी। इसको बोलते हैं अक्टूबर हीट। क्लियर इतनी चीज़? नॉट। और यहाँ पे प्री मानसून शावर्स को भी ध्यान रखिएगा सरन मैम। प्री मानसून शावर क्या होते हैं कि मानसून आने से पहले जो बारिश होती है उसको वेस्ट बंगाल में जानते हैं नॉर वेस्टर, या फिर हम पूरे जगहों में यहाँ पे जानते हैं नॉर वेस्टर, ठीक है। और नॉर वेस्टर को अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल में इसको बोलते हैं काल बैसाखी, यहाँ पे असम और यहाँ पे बंगाल में बांग्लादेश में बोलते हैं इसको बरदौली चीरहा। कहाँ पे? बांग्लादेश और असम में। और वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी बोलते हैं। यहाँ पे इनको बोलते हैं मैंगो शावर, केरल और कर्नाटक में मैंगो शावर और ब्लॉसम शावर, जो कॉफ़ी की ब्लॉसमिंग में हेल्प करते हैं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि प्री मानसून शावर क्या चीज़ होते हैं। नॉट एन इनपुट डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस नहीं? इनपुट डिवाइस नहीं मतलब कैसी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस पूछ रहा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बिल्कुल सबका सही है। प्री मानसून शावर ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने आपको बताया यहाँ पे। और यहीं पे आप ध्यान रख सकते हैं अल नीनो और ला नीना क्या होता है। तो अल नीनो का मतलब होता है चाइल्ड क्राइस्ट, यानी कि स्मॉल गर्ल, और ला नीना का मतलब क्या होता है? स्मॉल बॉय, ठीक है। अल नीनो 3 से 7 साल में आता है, जब तहीती और डार्विन के बीच में प्रेशर डिफरेंस नेगेटिव हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है ये तो मतलब बहुत ज़्यादा ढंग से नहीं पता है लोगों को, लेकिन ये माना जाता है कि किस तरह से यहाँ पे जो वार्म इक्वेटोरियल वाटर है वो पीछे की ओर चला जाता है, क्योंकि ट्रेड विंड वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में बारिश नहीं होती, भारत में बारिश नहीं होती, और यहाँ पे खूब बारिश होती है साउथ अमेरिका में। उनको बारिश नहीं चाहिए होती है वैसे उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि उनको फिशिंग करनी है, मछुआरों को मछली पकड़नी, लेकिन वो मछली नहीं पकड़ पाते हैं। ला नीना अल नीनो का जस्ट उल्टा होता है। ला नीना में बहुत भयंकर बारिश होती है। इनमें से इनपुट नहीं है, तो इनपुट नहीं है आपकी। देखो कीबोर्ड तो इनपुट है, डिजिटाइज़र भी इनपुट है, स्कैनर भी इनपुट है। जो प्लॉटर होता है, प्लॉटर मतलब एक तरह का जो प्रिंटर होता है आपका, वो क्या होता है? वो आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है। जैसे कि हमारा जो मॉनिटर है वो क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको लैपटॉप पे, तो लैपटॉप क्या है? वो सारी चीज़ों को दर्शा रहा है, जो मैं लिख रहा हूँ वो दिखा रहा है। तो ये क्या है? आउटपुट डिवाइस। अब मोबाइल फ़ोन में पढ़ रहे हो, आउटपुट डिवाइस है। तमिल न्यू ईयर क्या है इसमें? तमिल नव वर्ष। विशु है, बेस्तु वरस है, वरुषा पिरप्पू है, या फिर उगाड़ी है। तमिल न्यू ईयर। तो विशु तो कहाँ का है? विशु है केरल का। बेस्तु बरस है गुजरात का। वरुषा पिरप उगाड़ी कहाँ का? उगाड़ी है आंध्र प्रदेश का, आंध्रा का और कर्नाटक वगैरह। आपका अभी रिसेंट में क्वेश्चन आया था सीजीएल अभी जो आंसर किया है उसमें कि विशु कहाँ का है। वहाँ पे एक स्टेट नहीं था, 2 स्टेट थे। आंसर सही जो माना था वो केरल और तमिलनाडु। कुछ लोग केरल और कर्नाटक लगा दिए थे, लेकिन इट वॉज द रॉन्ग आंसर, केरल और तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा, विशु को मेनली केरल में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एज ए न्यू ईयर फेस्टिवल, लेकिन तमिलनाडु के भी सर्टेन पार्ट्स में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो आंसर यहाँ पे होगा वरुषा पिरप्पू। और यहाँ पे एक और होता है जिसको पुथांडू बोलते हैं, वो भी यहाँ का न्यू ईयर फेस्टिवल, पुथांडू। कमेंट में बताएंगे पहला बैशाख कहाँ का है। देन आपको बताना है कि जो हमारा नवरोज़ है ये कहाँ का है, लोसर कहाँ का है, ये न्यू ईयर फेस्टिवल कहाँ के हैं आपको बताना है, ठीक है। तो अगर हम पहला बैशाख की अगर बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल का है।
नवरोज़ की अगर बात करेंगे तो जो पारसी कम्युनिटी होती है वो इसको नवरोज़ को पटेटी के रूप में सेलिब्रेट करती है, पटेटी। लोसर की अगर बात करेंगे तो ये जो तिब्बतन एरियाज़ हैं हमारे, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख हो गया, इन जगहों में लोसर को एज अ न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, जो हमारे तिब्बतन इलाके हैं वहाँ पे, ठीक है। और सिक्किम में किस नाम से मनाया जाता है? सिक्किम में इसको मनाया जाता है लोसुंग या फिर नामसूंग। कौन सी ट्राइब किस रूप में सेलिब्रेट करती है जरा बताइए। मैंने आपको 2 ट्राइब पढ़ाई थी, एक नेम लेपचा और भूटिया। तो नामसूंग के रूप से लेपचा सेलिब्रेट करती है और लोसूंग के नाम से भूटिया सेलिब्रेट करती है। असम का न्यू ईयर फेस्टिवल बताइए ज़रा, असम का क्या है? और गुड़ी पड़वा कहाँ का है? गुड़ी पड़वा फेस्टिवल कहाँ का है? तो असम का क्या है? असम का न्यू ईयर है बोहाग बिहू, जिसको रंगाली बिहू के नाम से जानते हैं। किस महीने मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है चैत्र के महीने में। ध्यान रखना, मोस्टली जितने भी न्यू ईयर फेस्टिवल हैं चैत्र के महीने मनाए जाते हैं। गुड़ी पड़वा है आपका महाराष्ट्र का। अगला सवाल है, विच एसेंशियल एलिमेंट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड इन प्लांट? पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है? मैग्नीशियम का, फास्फोरस का, नाइट्रोजन का, फिर पोटेशियम का? भैया अब इस सीरीज़ को बंद मत करना प्लीज़, एग्ज़ाम आ गया है। बिल्कुल एग्ज़ाम आ गया है और मैंने कुछ सोच रहा हूँ कि मैं ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ कि इसमें कुछ किया जाए, मतलब कुछ वन शॉट प्लान किया जाए, ठीक है, कुछ वन शॉट्स को प्लान किया जाए। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन जो होता है ये प्रोटीन के बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और प्रोटीन हमारे किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। और अमीनो एसिड में ही तो ही प्रोटीन ब्रेक हो रहा था, पेप्सिन और ट्रिप्सिन कर रहे थे। अमीनो एसिड्स जो होते हैं हमारे 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं एसेंशियल, ठीक है, और दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल, ठीक है। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं 2 तरह के। एसेंशियल वो होते हैं जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी अपने आप सिंथेसाइज कर लेती है। एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, दैट इज़ कि या तो एसेंशियल या तो नॉन एसेंशियल, जो आपको आसान लगे एक लिस्ट एक बार देख लीजिएगा, जो भी आपको आसान लगे। एक इसलिए देखने को बोल रहा हूँ, अगर नॉन एसेंशियल जैसे एसेंशियल आपको पता चल गया तो फिर इसके अलावा जो भी आएगा वो नॉन एसेंशियल होगा आपका, क्योंकि लिस्ट लंबी है और मुझे भी वो सारे याद नहीं है, रटे हुए नहीं है, तो इसलिए मैं 5-6 बता दूँ, और हो सकता है उसमें से किसी में और से पूछ ले, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार वो लिस्ट को आप सर्च करके देख लीजिएगा। और हमें पता है कि प्रोटीन अमीनो एसिड में ही ब्रेक करते हैं, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। प्रोटीन की कमी से छोटे बच्चों में कौन सी डिजीज़ हो जाती है? के से नाम उसका शुरू होता है, तो कौन सी डिजीज़ होती है? क्वाशियोरकर होती है। और एक मैरास्मस भी होती है, लेकिन मैरास्मस जो ओवरऑल डिफिशियंसी होती है न्यूट्रिशन की, मतलब न्यूट्रिशन का मेरा मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट की भी डेफिशिएंसी हो गई, फैट की भी डेफिशिएंसी हो गई, तब होता है ऐसा। कार्बोहाइड्रेट, फैट और जो प्रोटीन होते हैं ये तीनों हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट के तहत आते हैं, मैक्रो। और माइक्रो क्या होते हैं? तो ये जो लिखे हुए हैं ना आपके, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके मिनरल कहलाते हैं। और मिनरल और वाइटामिन होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। ये जो लोग जिम में जाते हैं उनको ज़्यादा ढंग से पता होगा, है ना। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन हमारा बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, बॉडी बिल्डिंग में, कि हमारा मसल ब्रेक हुआ तो उसको ग्रोथ देगा, ग्रोथ में हेल्प करता है। कार्ब और फैट जो है ना एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और जो फैट होता है वो कार्ब से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या आपको कितने लोगों को ये बात पता थी कि जो ये आपका फैट होता है वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है? लेकिन होता क्या है, ये एनर्जी स्टोर हो जाती है किन टिश्यूज़ में? एडिपोज जो हमारे टिश्यूज़ हैं उनमें स्टोर हो जाती है। और एडिपोज टिश्यू फैट स्टोरेज टिश्यू होते हैं जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं? एक तो इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। इंसुलेशन का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा जो लोग मोटे होते हैं वो उनको गर्मी ज़्यादा लगती है, सर्दी कम लगती है, क्योंकि हीट वो ज़्यादा एस्केप नहीं कर पाती है। प्लस ये मतलब हमें शॉक से भी प्रोवाइड करते हैं ये जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं जो ऊतक होते हैं। तो अगर एनर्जी की अगर बात करें, फैट जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, 1 ग्राम अगर फैट की बात करें तो पता है कितनी करता है? 9 किलो कैलोरीज। चल क्यों नहीं रहा है? 9 किलो कैलोरीज करता है। और अब गेस करो कार्बोहाइड्रेट कितना करता होगा? कार्बोहाइड्रेट 4 करता है, ठीक है, 4। तो फैट बहुत करता है। ADSL का फुल फॉर्म क्या होता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेलीफोनी? ऑप्शंस जल्दी से पढ़िए और आंसर दीजिए।
सर आज जल्दी में नहीं यार, ऐसा तो नहीं है, थोड़ा सा जल्दी में तो होना पड़ेगा ना, क्योंकि अब डेट्स आ गई तो थोड़ा सा तो हमें फास्ट करना पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा? एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है, सब्सक्राइबर इट इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन ओवर कॉपर टेलीफोन लाइंस। कॉपर को जरा बताइए, कॉपर का जो नाम है वो किस देश के नाम पे पड़ा है, कोई बताएगा? कॉपर में जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कोरोजन होता है, कॉपर में जो कोरोजन होता है वो किस कलर का होता है? रस्टिंग मत बोलना कभी, रस्टिंग सिर्फ आयरन में होती है। रस्टिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ कोरोजन जो कि सिर्फ आयरन में होती है, जिसमें आयरन ऑक्साइड की डार्क रेड कलर की लेयर चढ़ती है, ठीक है। साइप्रस देश के नाम पे कॉपर का नाम पड़ा। और कोरोजन की जब हम बात करते हैं तो इसमें कॉपर कार्बोनेट की ग्रीन लेयर चढ़ती है, ठीक है, ग्रीन लेयर चढ़ती है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स कन्वीन्ड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर? निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? बिंदुसार, कनिष्क, अशोक या फिर कुणाल? तो बुद्धिस्ट काउंसिल की अगर हम बात करेंगे तो टोटल हमारी 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। क्या चीज़ आपको ये पता है 4 बुद्धिस्ट काउंसिल कौन कौन सी हुई थी? राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर में चौथी हुई थी। कब हुई थी ये पता होना चाहिए। तो पहली 483 483 BC, इसके 100 साल बाद अगली हुई थी 383 BC में दूसरी वाली, इसके ऑलमोस्ट 100 साल या बोल सकते हो, इसके अगर एग्जैक्ट 100 साल बात करेंगे 383 का तो 283 होगा, लेकिन अगर आप इतना भी याद करोगे 283 तो भी काम चलेगा, 250 BC। और चौथी हुई थी 78 AD में। कहाँ पे हुई थी ये चीज़ पता होनी चाहिए। और उस समय रूलर कौन था? तो अजात शत्रु था रूलर, जिसने कि पैटर्नाइज किया इसको। अजात शत्रु, देन कालाशोक, अशोक और कनिष्क। याद कैसे रखेंगे? ए के और ए ए अजात शत्रु, के कालाशोक, ए अशोक और देन के से कनिष्क। और ये जो महाकश्यप हैं, सबकामी हैं, मोगलीपुत्र तिस्सा हैं और वासुमित्र, ये उस समय वहाँ के रूलर थे। इनके नाम उतना नहीं पूछता है, ठीक है, पूछता भी है थोड़ा सा, तो ऐसे याद कर लो MSMV। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि पहला उनका नाम का अक्षर याद कर लो, क्योंकि अगर मान लो कि उसने पूछा कि सेकंड वाली को के टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे और उनमें से एक ही ऑप्शन है जिसका नाम S से शुरू हो रहा है, ख़त्म काम है कि नहीं तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसमें तो एक करके थोड़ा सा और आसान है याद करना। यहाँ पे क्या है? MSMV। तो अगर पहला लेटर भी याद कर लोगे तो काफ़ी आपका ऑप्शन एलिमिनेशन से काम हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट हुआ था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में, वो ये हुआ था कि बुद्धिज़्म जो है 2 सेक्ट में बट गया था, हीनयान और महायान। हीनयान सेक्ट आपको देखने को मिलेगा ये श्रीलंका वगैरह में, श्रीलंका और ये साउथ ईस्ट एशिया में, आपको थाईलैंड वगैरह में देखने को मिलता है। हीनयान वाले क्या हैं? ये आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते हैं, ये बुद्धा को उनके ओरिजिनल फॉर्म में ही वर्शिप करने में बिलीव करते हैं। महायान क्या है? ये आइडल वर्शिप में बिलीव करते हैं, ये आइडल वर्शिप पे बिलीव करते हैं महायान। और ये आपको देखने को मिलेगा चाइना, जापान, कोरिया में, यहाँ पे। क्लियर है? अच्छा, एक वज्रयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म है जो इंडिया में है, यहाँ पे बंगाल में, क्योंकि आपको पता है कि बंगाल में थोड़ा सा तांत्रिसिज्म ज़्यादा चलता है, तो बुद्धिज़्म में तांत्रिसिज्म ढाल के उसको यह वज्रयान बुद्धिज़्म फॉर्म ऑफ बना दिया, तो इसको तांत्रिक फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म भी बोलते हैं। बाकी बुद्धिज़्म से आप n नंबर ऑफ चीज़ें याद कर सकते हो, जैसे कि बुद्ध जी के लाइफ के इवेंट्स हो गए, जैसे स्तूपा याद कर सकते हैं। स्तूपा का मैंने आपको बताया था कि स्तूपा के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, अंड होता है, हर्मिका होता है, छत्र होता है, तोराना होता है, ठीक है, ये मेधी होती है, ये वेदिका होती है, तो ये सब पूरा आप उसको याद करिए, ठीक है। और बुद्ध जी के जन्म से सारी चीज़ें याद करिए। स्तूपा के बारे में याद करिए, सबसे बड़ा केसरिया है, सिलेंडर शेप में धामेक है, सारनाथ में जो कि पड़ता है ना। और बुद्ध जी के लाइफ के जो इवेंट हैं उनको रिकॉल करिए, प्लस बुद्धिस्ट टेक्स्ट को रिकॉल कर सकते हैं, जैसे कि जो जातक टेल्स हैं वो बुद्ध जी की प्रीवियस बर्थ को बताते हैं। देन यहाँ पे 3 पाली लैंग्वेज में लिखे हुए, जिनको पाली कैनन के नाम से जानते हैं। त्रिपितक में कौन कौन पितक आते हैं? पितक का मतलब होता है बास्केट, तो इसमें आता है हमारा अभिधम्म पितक, सूक्त पितक और विनय पितक। अभिधम्म, सूक्त और विनय 3 पितक आते हैं हमारे इसमें, जो कि पाली लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? कन्वीन द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। तो कनिष्क किस डायनेस्टी के रूलर थे? ये कुषाण डायनेस्टी के रूलर थे। कुषाण डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे कुजुल कडफिसेस। और जब ये रूल पे आए थे 78 AD में, तो इसी को हम बोलते हैं कि शक संवत की शुरुआत हुई, शका एरा की शुरुआत हुई। कनिष्क से ही एसोसिएटेड राबा टक इंस्क्रिप्शन जो है शिलालेख, ये अफगानिस्तान में मिला था। कनिष्क के बारे में ये बताता है हमें।
अशोक से चीज़ें रिकॉल कर सकते हैं, सांची स्तूपा बनवाया था, भारत का सबसे पुराना है सांची मध्य प्रदेश में। चेतियागिरी विहार फेस्टिवल होता है यहाँ पे कि 2 बुद्धा के डिसाइपल के रिलिक्स को वर्शिप करने के लिए, जिनका नाम है महामोगलेना और सारीपुत्ता। अशोक की अगर बात करें तो देवनामी पियादशी अशोक, इनके इंस्क्रिप्शन में सिर्फ कुछ ही जगह मिलता है अशोक नाम, वो है मस्की, गुज्जर, निट्टूर। ठीक है, ये कहाँ पे? कर्नाटक में मस्की और गुज्जर ये सब। और इनका जो 13वां एडिक्ट है, मेजर रॉक एडिक्ट, 14 रॉक एडिक्ट हैं जो जेम्स प्रिंसेप ने डिसाइफर किए थे, तो जो 13वां वाला है वो उनके कलिंग वॉर के बारे में बताता है। पहले वाले में लिखा है कि डेथ मतलब मारना नहीं, एनिमल किलिंग नहीं करनी है, सॉरी। तो अशोक के बारे में अगर बात करें, ये भी ध्यान रखना कि राधा गुप्ता का यूज़ करके थ्रोन पे बैठे थे। और अशोक के बारे में ध्यान रखना कि कलिंग वॉर इन्होंने 8 ईयर्स आफ्टर कोरोनेशन लड़ा था। जब इनकी ताजपोशी की गई थी उसके 8 साल बाद 261 BC में इन्होंने लड़ा था। बिंदुसार कौन है? तो चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे हैं अशोक। बिंबिसार कौन है? वो हर्यनका डायनेस्टी, जो मगध में रूल करने वाली पहली डायनेस्टी थी, उसके पहले रूलर थे। बिंदुसार ने एंटियोकस वन ऑफ सीरिया से, ये एंटियोकस वन कौन है? सीरिया के रूलर हैं। इनसे मंगाई थी क्या? वाइन मंगाई थी, फिग्स मंगाए थे और फिलोसोफर मंगाया था बिंदुसार ने। ठीक है, और इन्होंने आजीविका सेक्ट को पैटर्नाइज किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन को, अशोक यानी जो बिंदुसार के बेटे हैं उन्होंने बुद्धिज्म को, और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे और अशोक के पापा ने जो बीच में आ रहे हैं बिंदुसार, इन्होंने आजीविका सेक्ट। आजीविका सेक्ट को किसने फाउंड किया था? Who founded Ajivika sect? Who among the following, sorry, which among the following hills has Indian desert to its western margin? डेजर्ट है, कनिष्क प्योर गोल्ड आया था। यस, बहुत सही, मिस्टर बी ने ऐड किया है। बिल्कुल, कुषाण डायनेस्टी के टाइम पे कनिष्क के, अगर हम और स्पेसिफिकली बात करें तो प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन आए थे। सबसे पहले गोल्ड कॉइन लाए थे इंडो ग्रीक। अब मैं इतनी सारी चीज़ें बोल रहा हूँ तो जो तुम्हें नहीं आता है उसको नोट करो जल्दी जल्दी। ठीक है, आप में से काफ़ी सारी चीज़ें आप में से काफ़ी लोगों को आती होंगी। अब कई बार मुझे खुद ही भूल जाता हूँ, ये मैंने बताया कि नहीं बताया। तो अब हर चीज़ के लिए तो मैं तुमसे पूछूंगा नहीं कि यार बताया कि नहीं बताया, मुझे बताओ। तो इसमें सारी चीज़ें लपेट देता हूँ। अगर बताया भी होगा तो रिवीजन हो गया, नहीं बताया और आपको नहीं आता है तो उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या मैंने क्वेश्चन पूछा था? आजीविका सेक्ट। तो ये मक्खाली गौसल करके थे एक, जो हमारे 24वें तीर्थंकर थे महावीर जी, ठीक है, जिनको हम वर्धमान महावीर के नाम से जानते हैं। तो वो जब घर छोड़े थे तो इन्हीं के साथ छोड़े थे, फिर दोनों लोग अपना अलग अलग हो गए, आजीविका सेक्ट बना दिया मखाली गौसल ने। ठीक है, नहीं आती बहुत चीज़ ना तो आपको नोट करना है सरन मैम। मैं चाहता हूँ कि देखो, एक तो मैं आराम से करवा सकता हूँ, आराम से लिखवा सकता हूँ, लेकिन आपको अगर वही है ना, आप अभी आप बोल रहे थे ना कि सर सिलेक्शन नहीं हो रहा, स्पर्म, इतने सारे स्पर्म से compete करके हमने जन्म तो ले लिया लेकिन अब यहाँ पे compete नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही compete करना पड़ेगा आपको, इतने सारे लोग हैं। अब सभी आराम से पढ़ेंगे तो फिर सोचिए आप डिफ्रेंशिएशन कहाँ पे क्रिएट होगा। तो थोड़ा तेज़ी में रहा करिए कि मतलब जल्दी चीज़ों को कवर करना है। अभी 1 घंटे में एकदम दिमाग को एकदम इतना थका देना है कि भाई लगे कि हाँ पढ़ाई करिए। जिम जाते हो और अगर दर्द नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि आपने ढंग से वेट लिफ्ट नहीं की है, सिंपल सी बात है कि नहीं। विच इज द फॉलोइंग हिल्स एज इंडियन डेजर्ट टू इट्स वेस्टर्न मार्जिन। तो यही क्वेश्चन था। तो देखिए ये आंसर अरावली होगा, आपको ही पता है। कंचनजंगा कहाँ पे? कंचनजंगा यहाँ सिक्किम में, इंडिया की हाईएस्ट जो है पीक है ये। वैसे तो K2 कहीं कहीं बोलते हैं, लेकिन K2 क्योंकि वो डिस्प्यूटेड रीजन में है इसलिए K2 को हम गॉडविन ऑस्टिन जिसको बोलते हैं उसको नहीं मानते हैं। ये इसकी हाइट कितनी है? 8586 मीटर, कहीं कहीं पे 8598 है, लेकिन 8586 आप याद रखिएगा। और अगर कहीं 8598 ऑप्शन में दिख जाए, 8586 ना दिखे तो वो ऑप्शन में मारिएगा। कंचनजंगा सिक्किम में, यहाँ आसपास कोई डेजर्ट नहीं है। इंडिया में 2 जगह डेजर्ट है, एक तो लद्दाख में है जो कोल्ड डेजर्ट है, और एक यहाँ पे है हमारा द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट, तो जो कि हॉट डेजर्ट है, वार्म डेजर्ट है। और लेट मी टेल यू कि जो थार डेजर्ट है ये इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट है। डेंसली पॉपुलेटेड, जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। डेंसिटी क्या होती है पॉपुलेशन की? डेंसिटी होती है कि पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं, ये होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों डेजर्ट है यहाँ पे वो समझ लो, काफ़ी लोगों को ये भी चीज़ पता होगी, अभी बताया भी था। ये अरावली है। ये जब अरेबियन सी ब्रांच आती है ना तो पैरेलल निकल जाती है इसके, अरावली के, और यहाँ से जो मेघालय की हिल्स से गारो खासी जयंती से जो टकरा के यहाँ पे आई, तो यहाँ पे जब आती चलो ठीक है पानी बच भी गया यहाँ तक, वैसे तो सब कुछ यहीं पे गिर जाता है पानी, ठीक है, यहाँ तक बच भी गया तो इसको रोक देती है कि तुम यहाँ नहीं आ सकते हो। यानी कि ये हो जाता है विंडवर्ड साइड
और ये हो जाता है लीवर्ड साइड, तो यहाँ पे बारिश हो ही नहीं पाती है, इसी वजह से डेजर्ट है ये। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अरावली हिल्स की हाईएस्ट पीक क्या है? इसकी हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। और इसकी हाइट कितनी है सर? तो इसकी हाइट है सर मैम 1722 मीटर, ये इसकी हाइट है। इसकी गुरु शिखर की जो हाईएस्ट पीक है अरावलीज की। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। और धूपगढ़ कहाँ की है? जल्दी से बता देंगे, धूपगढ़ कहाँ की हाईएस्ट पीक है जल्दी से? तो धूपगढ़ कहाँ की है? सतपुरा की। ठीक है, सतपुरा की है। और सतपुरा की हाईएस्ट पीक। और सतपुरा किस तरह का माउंटेन है? ब्लॉक माउंटेन है। सतपुरा हो गया नीचे और विंध्या हो गया ऊपर, दोनों ही हमारे कैसे हैं? विंध्या की जो हाईएस्ट पीक है वो है सद्भावना शिखर, पीक ऑफ गुडविल। 25वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड टू एक्सेस द इंटरनेट? इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? यूनिक आईपी एड्रेस, टीवी है, ईमेल है, फिर हैकर है। तो हमें यूनिक आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है अगर हमें इंटरनेट को एक्सेस करना पड़ता है तो। फेमस संगाई फेस्टिवल इज एन एनुअल कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय द विच स्टेट? तो संगाई फेस्टिवल किस स्टेट में ऑर्गेनाइज किया जाता है? ऑप्शंस हैं आपके मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा या फिर नागालैंड। तो संगाई फेस्टिवल को मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। अब मणिपुर के कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं? तो एक तो आप ध्यान रखिएगा, लाई हरोबा यहाँ का फेस्टिवल है। क्यों नहीं लिख रहा भाई? ठीक है, तो ये आपका एक तो लाई हरोबा है, लाई हरोबा यहाँ का फेस्टिवल है। याओ शांग ध्यान रखिएगा। और हाँ, नगाई, नगाई कहीं दिख जाए तुमको, नगाई नगाई दिख जाए, जैसे कि गंग नगाई, ठीक, लू नगाई, नगाई कहीं पे भी दिख जाए सीधे मणिपुर मारना। ठीक है, लाई हरोबा डांस भी होता है मणिपुर का। हाँ, और अच्छा, किस स्टेट को मोलासिस बेसिन के नाम से जानते हैं? कोई बताएगा? और यहाँ पे एक लेक है जो बड़ा फेमस है, उसका नाम बता दो, एकदम दिल खुश हो जाए। मेघालय में 3 हिल्स हैं हमारी, गारो, खासी और जयंतिया। खासी में ही यहाँ की कैपिटल शिलोंग है और यहीं पे मौसिन राम सिचुएटेड है, जहाँ पे वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती है। और यहाँ पे है जयंतिया। अब यहाँ पे फेस्टिवल होते हैं, गारो में होता है वंगाला। इस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के नाम से जानते हैं, फेस्टिवल्स ऑफ 100 ड्रम्स बोलते हैं। देन अगर हम बात करें खासी में, तो हम इसको याद करते हैं कि भाई छोटे बच्चे जब नहीं गांव में नंगे होकर नहाते हैं तो उनको खांसी हो जाती है, तो नोंग क्रेम है ना। और जयंतिया जो है यहाँ पे बेहदीन खलाम, ठीक है, बेहदीन खलाम है। और बस त्रिपुरा में अब देख लेते हैं। त्रिपुरा में हम कैसे याद करते हैं कि जो हमारे बीजू पटनायक जी जो थे, तो वो जब हार गए तो वो क्या गए, त्रिपुरा में गए और वो थोड़ा सा गरियाने लगे लोगों को, तो गरिया पूजा, ठीक है। बीजू तो डांस हो जाएगा, आई थिंक यस, बीजू डांस हो जाएगा। गरिया पूजा हो गया, दुर्गा पूजा भी होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, खर्ची पूजा हो जाएगा, ठीक है, खर्ची पूजा। तो ये ध्यान रखिएगा, बीजू भी फेस्टिवल होता ही है एक। तो बीजू पटनायक जी गए वहाँ पे, गरियाने लगे, ऐसे करके आपको याद करना है, ठीक है। नागालैंड के कौन कौन से? तो नाग लोग कहाँ रहते हैं? नाग लोग रहते हैं बिल में। कौन से बिल में? हॉर्न जहाँ पे बजता है वहाँ पे, हॉर्न बिल। इसको हम किस नाम से जानते हैं इस फेस्टिवल को, और कब मनाया जाता है इसको? और बिल में ये किसको बुलाते हैं? बिल में बुलाते हैं भाई नाग नागिन को बुलाएगा और बोलेगा नागिन से कि यहाँ पे अपना मुंह डालो और यहाँ पे तुमको शक्कर मिलेगी ऐसे। तो सेक्रनी जो है ये, और कौन सी ट्राइब मनाती है? तो हॉर्न बिल की अगर बात करें तो इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से जानते हैं। ये होता है 1 से लेकर 7 दिसंबर। हॉर्नबिल एक बर्ड का नाम होता है जो साइबेरियन रीजन से यहाँ पे माइग्रेट करके इसी टाइम पे आती है, और इसको सेलिब्रेट करती है हॉर्नबिल को नागा ट्राइब। मोआत्सू जो है इसको आओ ट्राइब सेलिब्रेट करती है, ठीक है, आओ ट्राइब। तो नागिन से क्या बोलते हैं? आओ, और मुंह डालो यहाँ पे बिल में, ठीक है, शक्कर मिलेगी यहाँ पे। तो सेक्रेनी फेस्टिवल हो जाएगा नागालैंड का। और मीमकुट भी है। अच्छा, मीमकुट मिज़ोरम का भी है, और मिज़ोरम को ही मोलासिस बेसिन के नाम से जानते हैं, मीज़ो को ही मोलासिस बेसिन के नाम से जानते हैं। और मणिपुर की अगर बात करें तो यहाँ पे लोकटक लेक देखने को मिलता है, जो कि आपका भारत में जितनी रामसार साइट हैं उसमें से सिर्फ 2 ही मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में हैं। एक तो क्योला देव घाना है राजस्थान का, और दूसरा लोकटक है। लोकटक में ही तुमको देखने को मिलेगी फुमडिस। फुमडिस क्या है? फ्लोटिंग आइलैंड बोलते हैं इसको, फुमडिस। ऐसे ऐसे घास का ऐसे ऐसे आइलैंड टाइप है, तो फुमडिस होता है। यहीं पे तुमको मिलता है क्या? संगाई डियर मिलता है। क्या मिलता है? संगाई डियर। तो अब पता चला संगाई फेस्टिवल, संगाई डियर, जो यहाँ का स्टेट एनिमल भी है, हिरन की तरह होता है ये संगाई डियर, मतलब हिरन ही होता है, हिरन की तरह क्या। और यहीं पे होता है आपका फ्लोटिंग नेशनल पार्क, जिसको कि कैबुल लैमजाओ,
कैबुल लैमजो नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, ठीक। और नागालैंड की आपको पता होना चाहिए कि इसकी इट इज़ दी ओनली स्टेट 2011 के सेंसस में जिसकी नेगेटिव में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट निकल के आई -0.47%। और नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक। मेघालय में जो गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं ये किसका हिस्सा हैं? ये बताइए कमेंट में। किसको फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर बताइए, क्या आंसर होगा। तो ये भी आई थिंक मैंने आपको बताया होगा। सर क्या चीज़, क्या 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 ब्रीजी क्या लिखे हुई है? ब्रीजी क्या है? जोया हाँ लड़कों की हरकत कर रही है। सर आज का वीडियो पब्लिक कर दो बस आज के लिए। खान अब्दुल गफ़ार खान सही है। करबी अंगलोंग, बिल्कुल ये मैंने पूछा था कि किसका पार्ट होता है, तो ये पार्ट होता है जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसका पार्ट होता है। हॉर्नबिल फेस्ट यहाँ पे क्या हॉर्नबिल, बिल्कुल 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 बिल्कुल, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 1 से 7 नहीं 1 से 10 दिसंबर होगा। आई एम रियली सॉरी, 10 दिन चलता है फेस्टिवल, ना कि 7 दिन, ठीक है। ये जो मैंने पूछा था ये तीनों पार्ट होते हैं आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू का, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू होता है, प्रायद्वीपीय पठार। इसका जो ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है यहाँ पर राजमहल हिल्स हैं, राजमहल की पहाड़ियाँ वही यहाँ पे एक्सटेंड होती हैं। और इस पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू को इस करबी अंगलोंग प्लेट्यू से सेपरेट करता है मालदा फॉल्ट या मालदा गैप, ठीक है। और आगे बढ़ती हैं मिकिर और रेगमा हिल्स आ जाती हैं जो असम में है। ये सब करबी अंगलोंग प्लेट्यू का पार्ट है। आंसर यहाँ होगा ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ़ार खान। इनको फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। ये उन 2 गैर भारतीयों नॉन इंडियंस में से एक हैं जिनको कि भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला। पाकिस्तान से थे ना ये, और ये इंडिया पाकिस्तान के जो विभाजन है उसके विरोध में थे ये। अब इन्होंने क्यों जानते हैं इनको? बिकॉज 1930 में 1930 में इन्होंने CDM को अपनी जगह मतलब जो इनका जहाँ पे ये रहते थे NWFP, कहाँ पड़ता है ये, जो पेशावर वाला क्षेत्र है प्रेजेंट डे वहाँ, तो पाकिस्तान में, तो वहाँ पे इन्होंने इसको लीड किया था। और वहाँ पे इन्होंने रेड शर्ट मूवमेंट चलाया था, लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था, अपनी एक सोसाइटी या फिर आप बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, खुदाई, ठीक है, खुदाई खिदमतगार करके इन्होंने एक सोसाइटी एक तरह से बनाया था, क्लियर। और क्या चीज़ है? और बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है जरा बताओ जल्दी से। बदरुद्दीन तैयब जी कुछ याद आ रहा है? कांग्रेस बताइए, मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे हाँ CDM से आप ये याद कर सकते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है कि CDM कैसे स्टार्ट हुआ था, गांधी जी के डांडी मार्च से, जहाँ गांधी जी ने मार्च निकाला था 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक, ठीक है। जहाँ पे उन्होंने 78 डेलीगेट्स के साथ कितनी डिस्टेंस कवर करी थी, ये तो मुझे 100% पता है कि मैंने पहले या दूसरे लेक्चर में ही तुम्हें ये चीज़ बताई थी कि कितनी डिस्टेंस कवर की थी। और साबरमती से डांडी तक गए थे। जब कहाँ पड़ता है? जो कि पड़ता है नवसारी डिस्ट्रिक्ट में। ये सवाल था कि किस डिस्ट्रिक्ट में, तब मैंने आपको बताया था, है ना। और नाखस पॉन्ड साइट कहाँ पे चूज़ करी गई थी सॉल्ट लॉ को वॉयलेट करने के लिए? क्योंकि जो डांडी मार्च हुआ था उसमें सॉल्ट लॉ को वॉयलेट किया गया था, तो इसको नाखस पॉन्ड बिहार में अंबिका कांत सिन्हा ने इसको वो किया था, ठीक है। और यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर किया गया था तो ध्यान रखिएगा 241 माइल्स का डिस्टेंस को कवर किया गया था। 78 डेलीगेट्स थे, ठीक है, क्लियर। हाँ बिल्कुल सही है। और यहाँ पे बदरुद्दीन तहजीब के रिगार्डिंग क्या रखना है? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। पहले प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के? वोमेश चंद्र बैनर्जी, जब यहाँ पे हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में। अगला सेशन कहाँ पे हुआ था? अगला सेशन हुआ था मद्रास में हुआ था, और यहाँ पे बदरुद्दीन तैयब जी लीडर थे। अगला सेशन कहाँ पे हुआ था? अगला सेशन हुआ था, सॉरी क्या मैंने बोल दिया, सॉरी, अगला सेशन हुआ था आपका कैलकाटा में, ठीक है, जो दूसरा सेशन है। और यहाँ पे दादा भाई नौरोजी जी ने प्रेसाइड किया था। देन फिर तीसरा जो सेशन हुआ था बदरुद्दीन तैयब जी 1885, 1886, देन 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी। देन 1888 में जो चौथा सेशन हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था, और उसको जॉर्ज यूल ने प्रेसाइड किया था। किसने? जॉर्ज यूल ने, जो पहला अंग्रेज था जिसने कि कांग्रेस के सेशन को प्रेसाइड किया हो, ठीक, क्लियर यहाँ तक। और दूसरा गैर भारतीय कौन था जिसको भारत रत्न मिला? वो थे हमारे साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति, जिनका नाम क्या था? नेल्सन मंडेला। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? फ्रीडम, जल्दी से बताओ, सॉरी फ्रीडम बोल रहा हूँ,
हाँ, उनकी ऑटोबायोग्राफी मैंने आपको बताई होगी। एक तो मैंने दलाई लामा की ऑटोबायोग्राफी आपको बताई होगी, और नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी बताई होगी, और गांधी जी की, इन लोग की एक साथ मैंने आपको बताई होगी। जल्दी से बताइए। तो फ्रीडम इन एग्जाइल वो तो दलाई लामा की है, और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, इन तीनों लोगों की ध्यान रखिएगा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये मंडेला जी की है, और जो अभी मैं बोल रहा था फ्रीडम इन एग्जाइल, फ्रीडम इन एग्जाइल ये दलाई लामा की है। कौन से दलाई लामा? जो अभी करंट के 14th दलाई लामा है। और गांधी जी के तो आप जानते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अब यहाँ पूछ रहा है कि एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ को, यानी कि कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को सबसे ज़्यादा लोन कौन देता है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस देते हैं, रीजनल रूरल बैंक यानी आरआरबी जिनको ग्रामीण बैंक बोलते हैं वो देते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी देते हैं, फिर कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक जो होती हैं वो देती हैं। अब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल, क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश के जो इंतरिम सरकार है उसको कौन चला रहा है अभी? मोहम्मद यूनिस। और मोहम्मद यूनिस को ही माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का फादर बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने ही बांग्लादेश ग्रामीण बैंक बनाया था और लोगों को लोन वोन देना स्टार्ट किया, तो छोटे छोटे लोन्स। माइक्रो फाइनेंस लोन क्या होता है? जो 1 लाख की धनराशि से कम का लोन होता है। किसको दिया जाता है? जिसका एनुअल जो इनकम होता है वो 3 लाख से कम होता है, उनको दिया जाता है। क्या यहाँ पे कोलेट्रल रखना पड़ता है? नहीं, कोई गिरवी नहीं रखना पड़ता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। क्या कोई एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो कि कभी डिमांड डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट कर सकती है, वो क्या एमएफआई का स्टेटस ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है। मालेगांव कमेटी बनी थी साल 2010 में, उसने कुछ रूल्स निकाले थे कि कोई एनबीएफसी एमएफआई कैसे बन सकता है। तो भाई बनना है तो आपके जो एसेट हैं, पूंजी है, वो 85% आपके जो एसेट हैं, एसेट बैंक के लिए होता है जो वो लोन उठाता है, वो आपका माइक्रो फाइनेंस के रूप में होना चाहिए। और जब आपको तमगा मिल जाएगा तो 75% आपको मेंटेन करके रखना है आपके एसेट को एज अ माइक्रो लोन के तौर पे, ठीक है। आरआरबी की अगर बात कर लें तो मोहम्मद यूनुस का नाम ध्यान मत भूलना। और इसको यानी मोहम्मद यूनुस को कब मिला था? क्या नोबेल प्राइज़ इनको मिल चुका है, तो कब मिला था ये आपको बताना है। आरआरबी की अगर बात करें ग्रामीण बैंक, तो ये ग्रामीण बैंक सेटअप होती है सबसे पहली भारत में जो सेटअप होती है, जिसको बोलते हैं प्रथम ग्रामीण बैंक। प्रथम ग्रामीण बैंक ये सेटअप होती है मुरादाबाद के, मतलब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में। आरआरबी का जो कुछ मतलब शेयर होल्डिंग कुछ इस तरह से रहती है कि 35% जो होता है ये स्पॉन्सर बैंक लेके जाती है, ठीक है। 15% इसमें लेके जाती है आपकी जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो, राज्य की सरकार, और 50% जो कंट्रीब्यूशन होता है या फिर हिस्सेदारी होती है सेंटर की होती है। आरआरबीज को डायरेक्ट करने का काम नाबार्ड करता है, नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। रेगुलेट तो सर आरबीआई यानी आरबीआई ही करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सर अब तो नाम ले लो, आरुषि के पैसे भी भेजती है अब तो, मतलब आरुषि पैसे हमें दे दो, सुबह शाम नाम ले लेंगे। क्या हो गया भाई? आरुषि पगला गए हो क्या? क्या हो गया भाई? आरुषि ने क्या पैसे वैसे भेजे थे क्या नाम लेने के लिए? भाई पैसे मत भेजा करो प्लीज़ बीच में, क्योंकि मैं अभी मतलब मेरा फोकस उसमें रहता है, ठीक है, तो फिर मैं देख नहीं पाता हूँ, है ना। तो प्लीज़ आप बाद में भेजा करो पैसे वैसे, जो अगर किसी को, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैसे भेजा करो, मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी को कुछ डाउट होता है तो आप बाद में भेजा करो ना। चलिए, तो अभी यहाँ पे कहाँ थे? नाबार्ड। तो नाबार्ड की अगर बात करें तो ये कब स्टैब्लिश होता है? बिल्कुल कुछ लोग सही लिख रहे हैं यहाँ पे, पहले ही लिख दिया उन्होंने, 12 जुलाई 1982 1982 में बी शिवरमन कमेटी बनती है, उसके रिकमेंडेशन पे नाबार्ड ने एसएचजी बैंक लिंक, एसएचजी क्या है? ये भी एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ही है। तो एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम स्टार्ट किया इसने कब? 1991 के टाइम पे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, प्रथम कब बनी थी? प्रथम बनी थी 1975 में, 1975 में, नाबार्ड बनने से पहले ही आरआरबी बन गई थी, है ना। कोऑपरेटिव जब आप सुनते हो तो आपको कौन सा अमेंडमेंट याद आना चाहिए? 97th अमेंडमेंट याद आना चाहिए, पार्ट नंबर 9B, हाँ 9B याद आना चाहिए, और आर्टिकल नंबर कौन सा याद आना चाहिए? 43B, जो कि एक DPSP है, जो फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है। बस। और इन सबको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। किस एक्ट के थ्रू करता है? आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, 1934 का, ठीक है। और आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ था? 1949 में हुआ था। इसको बैंक ऑफ बैंक के नाम से जानते हैं, इसको लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर इतनी चीज़, ठीक है।
आगे बढ़ जाएं अभी, आगे बढ़ जाएं अभी। और कुछ तो नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच किंगडम वॉज कॉल्ड एज अ चेरी, ये तो कर ही चुके हैं मल्टीपल टाइम्स, ये अवध इसका आंसर होगा, ठीक है। चेरी विच इज़ टू बी ड्रॉप्ड ऑन दी माउथ ऑफ ब्रिटिशर्स, बताने की ज़रूरत नहीं, जल्दी से बताओ। अवध को सब्सिडियरी अलायंस कब साइन करवा लिया गया था, कब सब्सिडियरी अलायंस साइन किया था अवध ने? और अवध को कब कैप्चर कर लिया गया था ऑन द मतलब मिस गवर्नेंस के इशू में इसको कैप्चर कर लिया गया था 1856 में, 1856 में ही, ठीक है। और अवध को 1801 में सब्सिडियरी अलायंस जो है इसने साइन कर लिया था, ठीक। बाकी 1853 में झांसी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत इसको ले लिया गया था, है ना, याद है ना? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1848, डलहौजी सतारा 1848 में लिया, संबलपुर जैतपुर 1849 में लिया, उदयपुर 1852 में लिया, झांसी 1853 में लिया, नागपुर 1854 में लिया, ये सब पता होना चाहिए। और जब जो सब्सिडियरी अलायंस है वो 1798 में आया, वेलेस्ली लाया, हैदराबाद ने सबसे पहले साइन किया 1798 में, ठीक है। देन आपका ये अवध 1801 में, ध्यान रखिएगा। और मैसूर और तंजौर ने 1799 में। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस 30th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटर्नल ओवरसाइट बॉडी ऑफ यूएन सिस्टम्स? तो यूएन सिस्टम की एक्सटर्नल ओवरसाइट बॉडी कौन सी है? जॉइंट यूनिट ना, जॉइंट एनवायरनमेंट यूनिट नहीं, जॉइंट इंस्पेक्शन यूनिट बोलते हैं जो एक्सटर्नल ओवरसाइट बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। एंड और क्या? और कमेंट में आप बताओ कि जो यूएनएससी होता है हमारा, यूनाइटेड नेशंस जो सिक्योरिटी काउंसिल होता है, इसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? जिसमें दो तरह के मेंबर होते हैं हमारे, एक तो परमानेंट होते हैं और एक नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। परमानेंट मेंबर वो होते हैं जो परमानेंट हमारे हैं पूरी तरह से, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कभी कभी, जैसे ये नॉन परमानेंट क्या होते हैं, 2 साल के लिए बस बनते हैं। परमानेंट हमारे कितने हैं? तो परमानेंट हमारे 5 हैं। कौन कौन से? एक तो चाइना, ये मैं बता चुका हूँ आपको वैसे, फ्रांस और यूके यूएस तो होंगे ही दोनों ही है ना, यूके यूएस, और बच गया हमारा रशिया, नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा, रशिया हो गया, ठीक है। तो ये हैं हमारे कौन, जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनएससी के। और नॉन परमानेंट मेंबर का 2 साल का होता है। नॉन परमानेंट कितने हैं? 5। नॉन परमानेंट कितने बनते हैं? 10। तो 15 मेंबर्स होते हैं यूएनएससी में। और यहाँ पे लेक्चर होता है हमारा ख़त्म, और किसी कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा। और एक चीज़ की भी, जो बैच है इसी के अंदर ही एनटीपीसी के नोट्स मैंने डलवा दिए हैं, ठीक है। तो बार बार मैसेज मत करना, ठीक है। और जो लोग बैच लिए हुए हैं वो वाला, तो फिर ये मत उसमें वो करना, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। क्योंकि रेलवे की डेट आ गई है तो आई वुड प्लान समथिंग। कल भी लेक्चर होगा, लेट मी टेल यू, कल भी आपका लेक्चर होगा। ये कल शाम को 6 बजे लेक्चर होगा। ये लेक्चर शाम को 6 बजे होगा, 6 PM पे। हो सकता है 5:30 पे मैं कर दूँ इसको, लेकिन 6 PM या फिर उससे पहले होगा। एक बार प्लीज़ आप देख लीजिएगा कि कब होगा, ठीक है। बाकी अगले वीक से मैं कुछ लंबी क्लासेस प्लान करने वाला हूँ फॉर द रेलवे एग्ज़ाम, सो दैट कि हमारा एक चंक जो है हमारा बड़ा पार्ट वो ख़त्म हो जाए, है ना। एसएससी मेंस कब तक होगा देखते हैं। सर बुक हिंदी में होगी या नहीं होगी? भाई हिमांशु, मैं कितनी बार बोलूँ यार, तुम लोग रोज़ पूछते हो, हाँ रोज़ पूछते हो, ठीक है। हाँ सर इको टाइप बता दीजिए। इको टाइप आप ये समझ सकते हो कि एक किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक मतलब सर्टेन पॉपुलेशन होती है जो एक जगह में रहने के लिए अडेप्ट हो गई है। अब वो उसको वहीं पे रहना अच्छा लग रहा है, तो उसी को इको टाइप बोल देते हैं। इको टोन अच्छा क्या होता है, मैं आपसे पूछता हूँ। इको टोन, तो इको टोन होता है ये हमारा, है ना, जब इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, बीट प्राइमरी और सेकेंडरी मोस्टली, हाँ ठीक है। या तो इकोलॉजिकल सक्सेशन बोल सकते हो, या फिर हम बोल सकते हैं, ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन ही बोल देते हैं। या फिर जब 2 बायोम होते हैं ना, तो जब 2 बायोम होते हैं, जैसे लैंड है, जैसे कि कोस्टल एरियाज़ में क्या है, कोस्टल एरियाज़ में लैंड है और बगल में समुद्र है, तो जो बीच का एरिया है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम होगी उसको बोलते हैं इकोटोन। जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम होती है उसको बोलते हैं इकोटोन। क्लियर? जिसको कि एक तरह से हम बोल सकते हैं ट्रांजिशनल एरिया होता है 2 बायोम्स के बीच में। क्लियर? तो ये PDF आपको परमार एसएससी के टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बाकी नोट्स आपको इस बैच में मिल जाएंगे, ये जो एनटीपीसी वाला का हैंड रिटन नोट्स बैच है।
कंप्यूटर की क्लास अगले वीक से इशिका स्टार्ट हो जाएंगी। कंप्यूटर का आप टेंशन मत लो, क्योंकि अगर मान लो अभी क्लास नहीं हुई है तो अगले वीक ज़्यादा क्लास हो जाएंगे, अगले वीक से जब स्टार्ट होंगी। तो आप प्लीज़ अपने बाकी सब्जेक्ट्स को मैनेज करिए। क्लास मैंने बोला होगी, कंप्यूटर अगर होगी, पूरा होगा, ढंग से होगा तो वो होगा, आप टेंशन मत लो उसका। बाकी सब्जेक्ट्स आप तब तक कवर कर लो, कंप्यूटर का थोड़ा सा भी होल्ड लगा दो, ठीक है। इंडियन ओरिजिन की तो नहीं थी भावना, लेकिन इंडियन सिटीज़न तो थी ना, बाद में सिटीज़नशिप तो ले ली थी ना। क्या अल्नीनो में क्या चीज़ मैंने बोल दिया? अल्नीनो का मतलब चाइल्ड क्राइस्ट होता है, मीन्स लिटिल बॉय। चाइल्ड क्राइस्ट लिटिल बॉय होता है। क्या मैंने कुछ और लिखा है क्या? मैंने लिखा ही नहीं है। तो ये होता है आपका चाइल्ड क्राइस्ट, इसका मतलब होता है चाइल्ड क्राइस्ट, विच मीन्स अ स्मॉल बॉय, छोटा लड़का। और स्मॉल ला नीना का मतलब होता है लिटिल गर्ल या फिर स्मॉल गर्ल, ठीक है। लिटिल गर्ल होती है, तो ऐसे याद करो, जो लड़कियां होती हैं वो खुशहाली लेके आती हैं हमारे घर में, तो ला नीना है, खुशहाली लेके आती, खूब बारिश लेके आती है। और लड़के होते हैं एकदम हैं नसुड बना लगा देते हैं। क्यों? आपने 600 बोला था लेकिन 800 रख दिया प्राइस। हाँ 800 है वो, उससे कम नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे गालियाँ नहीं खानी है उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने 1000 में बैच लिया, इसलिए। मिस्टर बी जी, दिल से बुरा लगता है, ठीक है, बुरा नहीं लगेगा आपको अगले लेक्चर से। कंप्यूटर वाले में डिटेल में बता दूंगा। सर कल 4 PM करवा दो सर, 4 PM करवा देंगे कल। कल जल्दी रखते हैं क्लास, ठीक है, कल जल्दी रखते हैं क्लास। क्लास को रख लेते हैं शाम को, शाम को, शाम को, शाम को, शाम को 3-4, ठीक है, 4 बजे रख लेते हैं। 4 बजे रख लें क्या? आप एक बार बताना। RRB JPYQ करा दीजिए और गुस्से वाला इमोजी। जल्दी से ये बताओ कि 4 PM पे रख लें क्या कल? हाँ 4 PM पे, 4 PM पे कल रखते हैं, है ना? सही है। नो सर 6 PM ठीक है, कल के लिए यार बस मैनेज कर लो। हाँ कल के लिए 4 PM पे रख लेते हैं, सही रहेगा मेरे हिसाब से, है ना? कैसा रहेगा 4 PM पे? 4 PM 3 PM 4 PM पे रखते हैं, ठीक है। 5 PM 6 PM 3 PM, मतलब 4 ना हो, हैं 3 5 6 सब आ गए, लेकिन 4 कोई नहीं बोल रहा। अब 4 रख लेते हैं कल के लिए। मान जाओ। नहीं मानोगे क्या? चलो फिर नहीं मानोगे तो फिर 4 PM पे ही होगी। 4 PM पे कल करेंगे, ठीक है, क्लास को, ठीक। कुरवर फल नहीं खत है, खाट है सरवर पियत न पान, मतलब क्या कहना चाहते हो भाई? इस लाइन से कवि क्या कहना चाहता है? हैप्पी पंचमी, ओके, हैप्पी पंचमी, ठीक है। कल 4 PM पे, कल मेरी मान लो भाई, कल मेरे लिए 4 PM कर लो, हैं। चलो भाई, थैंक यू, धन्यवाद सभी को, मिलते हैं कल 4 PM पे, थैंक यू।